के नंबर भी आने चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे सिलेबस की, तो मैं आपको कुछ डिडक्शंस बताने जा रहा हूं। एटीसी हम पढ़ेंगे यहां पर, एटीसीसी सी, एटीसीसी एटीसीसी D1, एटीसीसी D1B, एटीसीसी D2, एटीडी, एटीडबल-डी, एटीडीडीबी, एटीई, एटीडबल-ई, एटीईईए, एटीईईबी, एटीजी, एटीडबल-जी, एटीजीजीए, जीजीबी, जीजीसी, एटीडबल-जे-डबल-ए, एटीक्यूक्यूबी, एटीआरआरबी, एटीटीटीए, एटीटीटीबी, एटीयू, और भी है वो याद नहीं आ रही मुझे जल्दी में। सुनिए, हायर एटीयू लास्ट में। सुनिए, जितनी स्पीड से मैंने इसको लिखा है, एंड ऑफ द चैप्टर आप मुझसे डबल स्पीड के लिख के दिखाएंगे विद सेक्शन के साथ, ये मेरा प्रॉमिस है। और इसमें कोई साल नहीं लगने वाले, इसमें 2 ही क्लास लगने वाली है। ये सारे सेक्शंस आपको याद करवाऊंगा मेरी ट्रिक से। ठीक है, तो ये डिडक्शंस हैं, इनके नंबर भी पता होना चाहिए आपको, इनके अंदर का मैटर भी पता होना चाहिए, इनकी लिमिट से पता होना चाहिए, सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए जो नोट्स हमारे वो काफ़ी आपके लिए रहेगा। पर सबसे पहले हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। सबसे पहले हमने 5 हेड की इनकम कैलकुलेट करनी सीख ली। ठीक है, इसके बाद में मैंने इस पर क्लबिंग के प्रोविजन लगाने सिखा दिया आपको, कि अगर कोई इनकम इधर की उधर कर देना, इधर की उधर कर देना, और सेट ऑफ के अगर कोई प्रोविजंस है वो भी इस पर अप्लाई कर देना आप लोग। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड हो गया हमारा, क्लबिंग ऑफ इनकम हो गया। इसके बाद में हम कह सकते हैं कि हम कहाँ पहुंच गए, हमारे ग्रोस टोटल इनकम पर पहुंच गए। ये हमारा ग्रोस टोटल इनकम आ गया है। ठीक है बच्चों, ओके सर। अब ग्रोस टोटल इनकम में से आपको अंडर चैप्टर 6A का 80C से लेकर 80U तक की जो भी डिजाइन बनाया था मैंने, उनकी डिडक्शंस आपको देनी है। तो अब डिडक्शंस इसमें से माइनस करोगे तो जो बचेगा वो क्या होगा, आपका टोटल इनकम, या इसको आप नेट टोटल इनकम भी बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इसी टोटल इनकम पर आपको क्या निकालना है, टैक्स निकालना है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने टैक्स निकालना यहीं से स्टार्ट किया था। तो हम अब यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस देनी है। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि सर 80C से लेकर 80U की जो डिडक्शंस है, मान लो वो है 3 लाख रुपए की, और आपकी जो जीटीआई है वो जीटीआई है 2 लाख रुपए की। तो इसमें से जब एडजस्ट करोगे तो जीटीआई कितना हो गया, 2 लाख। तो 1 लाख जो बच गया, सर इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या, नो। क्योंकि बच्चों लॉस कैरी फॉरवर्ड होते हैं, डिडक्शंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। ये लॉस नहीं है, ये डिडक्शंस हैं। तो रूल क्या नाम समझ में आया कि सर अगर आपने ज़्यादा भी हो गया है तो आप उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। रूल नंबर 2 है बच्चों इसके अंदर कि जब तक आप रिटर्न अपनी फाइल नहीं करेंगे सेक्शन 139(1) में, तब गवर्नमेंट आपको 80C से 80U की डिडक्शन देगी। अगर रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो डिडक्शन भी आपको नहीं मिलेगी। तीसरा रूल है इसमें। एक सेक्शन पढ़ा था हमने 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन। नंबर 1, 112 की इनकम के अगेंस्ट नहीं मिलता, 112 के इनकम अगेंस्ट नहीं मिलता, 111A में नहीं मिलता, और लॉटरी की इनकम 115BB, इसमें भी आपको 80C से लेकर 80U की डिडक्शन नहीं मिलती। याद है बच्चों आपको, ये सब आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे सबसे पहले कुछ जनरल नोट्स की हम बात कर रहे हैं। डिडक्शंस के कुछ जनरल नोट्स हैं हमारे। डिडक्शन फ्रॉम ग्रोस टोटल इनकम अंडर चैप्टर 6A 80C से लेकर 80U। नोट नंबर 1 पढ़िए। हाँ भाई ऑनलाइन वालों पढ़ो अपने आप। सबसे पहले जीटीआई कैसे निकलती है इसके बारे में बता रखा है मैंने, कि डिडक्शंस या एग्जम्पशन अंडर रिस्पेक्टिव चैप्टर हैज बीन टेकन। जैसे हम बात करें सैलरी का, तो सैलरी में 16(1)(a) का डिडक्शन मिलता था,
इंटरटेनमेंट अलाउंस का मिलता था, और इसके अलावा एक प्रोफेशनल टैक्स का मिलता था। हाउस प्रॉपर्टी की बात करें, सेक्शन 24 में स्टैंडर्ड डिडक्शन था आपका, और इंटरेस्ट पे भी डिडक्शन था आपका। थर्ड पॉइंट में देखा कि सर अगर कोई एग्जम्पशंस वगैरह है, कैपिटल गेन में देखो बेटा कितने एग्जम्पशन पढ़े हमने, सेक्शन 54, 54B, 54EC, 54F, याद है आपको ये? तो ये सब क्या है बच्चों, आपकी डिडक्शंस और एग्जम्पशंस आपको एडजस्ट कर लेने हैं जो भी आपके इनकम्स के हैं। मतलब पहले इनकम को आप नॉर्मली निकाल लीजिए, उसके बाद में उस पर क्या लगाओगे आप, क्लबिंग प्रोविजन अप्लाई कर दोगे। यहाँ की इनकम वहाँ और वहाँ की इनकम यहाँ, जो एडजस्ट करना है वो कर दो आप। क्लबिंग प्रोविजन लगा देने के बाद में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड के जो भी रूल्स है वो आप कर दीजिए। इनकम को सेट ऑफ करना है, पुराना लॉस है वो सेट कर दीजिए, नया लॉस को ऊपर नीचे करना वहाँ कर दीजिए, रूल्स हमें सारे पता हैं। फिर अनअब्जॉर्ब जो लॉसेज हैं या डेप्रिसिएशन है, लॉसेज में कौन कौन सा हो सकता है, अनअब्जॉर्ब लॉस अंडर सेक्शन 35 के लॉस होते हैं बच्चों ये। तो अनअब्जॉर्ब लॉस जो सेक्शन 35 के हैं, या फिर कोई अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, इसका भी इंपैक्ट आप ले लेना। जब ये सब कुछ हो जाएगा तब क्या निकल के आएगा, आपका GTI निकल के आएगा। इसके बाद में आप क्या करोगे, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज रिस्ट्रिक्टेड टू ग्रॉस टोटल इनकम एंड कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। बताओ इसका मतलब क्या हुआ, कि जितना आपकी GTI है उससे ज्यादा क्या नहीं मिल सकता। अगर ज्यादा होगा तो साहब वो जो ज्यादा है वो लैप्स हो जाएगा, कोई काम का नहीं है वो, क्योंकि डिडक्शंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, लॉस कैरी फॉरवर्ड होते हैं। नोट नंबर 3 कि सर ये 4 इनकम है जिसके अगेंस्ट में आपको क्या नहीं मिलता, 80C से लेकर 80U तक डिडक्शन नहीं मिलती। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 111A वाला और विनिंग फ्रॉम लॉटरी। इसमें याद रखना बच्चों, अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो अदर है वो नॉट इंक्लूड, यहां पर इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब दैट इज डिडक्शन क्या हो जाएगी, अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अदर अलाउड होगा। सिर्फ कौन से वाले अलाउड नहीं होगा, 111A, या मैं कह सकता हूं जहां जहां स्पेशल इनकम होती है ना बेटा, स्पेशल टैक्स रेट होते हैं। क्योंकि बताओ शॉर्ट टर्म में स्पेशल टैक्स रेट में स्लैब रेट लगता था, इसीलिए 112 20% टैक्स है, 112A 10% है, 15%, 30%। तो ये जो है सिर्फ इन्हीं पे है, बाकियों पे नहीं आएगा। हटा दूं भाई, चलो हाँ जी। अरे कौन सी कैलकुलेशन करने लगे। नोट नंबर 4 देखो कि अगर आपने टाइम पर रिटर्न फाइल नहीं की है, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A वुड बी अलाउड टू SSC इफ इनकम टैक्स रिटर्न नॉट फाइल विद इन ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। मतलब आपको रिटर्न क्या करना पड़ेगा, टाइम पर फाइल करना पड़ेगा, तभी डिडक्शन आपको मिलेगी। कुछ जनरल पॉइंट हमने बात कर ली। अब आओ बच्चों इधर, अभी मैंने लिस्ट लिखवाई थी, देखो अगर मैं इसको शॉर्ट में बताऊं तो हमारे जो डिडक्शंस हैं उसमें एक तो C की सीरीज है, एक है D की सीरीज, एक है E की सीरीज, एक G की सीरीज और एक अदर सीरीज। मेन ये 4 सीरीज है आपकी। अगर मैं C सीरीज की बात करूं तो इसमें 80C, CCC, CCE, 80, CCD, D में भी कौन सा 1 आएगा, 1B आएगा और 2 आएगा। इसको हम बाद में करेंगे, सबसे लास्ट के अंदर। हमारी बुक में पहले इसको लिखा हो, कोई बात नहीं, हम सबसे लास्ट में करेंगे इसको। इसके पीछे रीजन है, हम पहले D की सीरीज स्टार्ट करेंगे। D की सीरीज में 3 डिडक्शंस हमारे पास, एक तो है 80D, एक 80DD, एक 80DDB, 3 डिडक्शंस हैं। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं 80D जो ट्रिपल स्टार है। इधर देखो, बस कुछ मत देखो नोट्स में क्या लिखा है, सब समझ में आएगा। देखिए बच्चों, अगर आपने अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है तो इसमें आपको 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा क्या हो गया
मेडिकल इंश्योरेंस से फ़ायदा क्या हो गया? आपका अगर नुकसान होता है बॉडी का या मनी का तो उसका क्लेम आपको मिलता है। सोचिए एक व्यक्ति जो मेहनत से पैसा कमाता है, बड़ी मुश्किल से पैसा इकट्ठा करता है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनकी शादी के लिए, और अचानक एक दिन, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, अचानक एक दिन एक्सीडेंट हो गया। अब सोचिए बच्चों, उसको दो बहुत बड़े नुकसान हो गए। एक तो उसकी बॉडी जो एक्सीडेंट की वजह से डैमेज हो गई, उसका तो अब क्या कर सकते हैं, और एक उसकी सेविंग जो उसने इतनी मुश्किल से कमाई थी वो भी चली गई। कुछ नहीं बचेगा उसके पास, ना शरीर बचेगा और ना ही पैसा बचेगा। उनका बच्चों का भविष्य भी खराब हो जाएगा। इसलिए गवर्नमेंट कह रही है भाई इतना रिस्क लेके क्यों चलता है तू, दो दो रिस्क मत ले। तेरा ये जो पैसा है, देखो पैसे की जगह पैसा ही काम आता है बच्चों। तेरा पैसा है, इसको तो सुरक्षित कर। एक काम कर, बहुत सारी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां मार्केट के अंदर, तू मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी से मेडिकल प्लान ले ले। तुझे एक प्रीमियम पे करना पड़ेगा हर साल। वो जो प्रीमियम के बदले में तुझे 5 लाख 10 लाख का कवरेज मिल जाएगा, एक्सीडेंट कवरेज। उसमें तू तेरी फैमिली सेफ हो जाएगी। आपको बस वो थोड़ा सा प्रीमियम देना है और बदले में आपका ह्यूज अमाउंट ऑफ पैसा जो है वो बच जाएगा। आई बात समझ में आपको? अगर आप ऐसा करते भी हैं, गवर्नमेंट ये एनकरेज करना चाहती है कि लोग ऐसा करें। देखिए इससे गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं है। आप ये मत सोचिए कि गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है कि इंश्योरेंस कंपनियां गवर्नमेंट को कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। गवर्नमेंट चाहती है कि सर हमारा कोई भी पर्सन जो इनकम कमा रहा है वो सेफली, देखिए जब तक माइंड फ्रेश हो रहेगा, माइंड सही तरीके से काम कर रहा, तभी अच्छी तरह इनकम कमा पाओगे आप। इसलिए गवर्नमेंट उसको एक बैकअप दे रही है। और बैकअप में क्या बोल रही है, तू हम आपको लालच देते हैं, तू तेरा इंश्योरेंस करवा, तुझे फायदा है, और साथ में हम तुझे क्या देंगे, 80D का मतलब इनकम टैक्स में भी तुझे डिडक्शन देंगे। और ये डिडक्शन किस में से मिलती है? GTI में से मिलती है। इसका मतलब तेरी इनकम हम क्या कर देंगे, इस अमाउंट के इक्विवेलेंट कम कर देंगे। आई बात समझ में? अब एक बात तो समझ में आ गई सर, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो आप पे करोगे उस पर आपको 80D मिलेगा। पर गवर्नमेंट को मैंने बोला कि सर मैं अकेला नहीं हूं जिसका लाइफ मुझे सुरक्षित करना है। कल को मेरे बच्चों का, मेरे वाइफ का भी कुछ नुकसान होता है तो वो भी पैसा तो मेरी जेब से निकलता है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या बनाया, इस पर्सन की 2 फैमिली बनाई, एक फैमिली 1 और एक फैमिली 2। फैमिली 1 में वो खुद है इंडिविजुअल SSC, उसका स्पाउस है और उसके डिपेंडेंट चिल्ड्रन है। सर डिपेंडेंट क्यों? क्योंकि जब तक वो डिपेंडेंट है तभी तो आप उसका खर्चा उठाओगे। अरे जब बच्चा खुद अब कमाने लग गया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, खुद करवा लेगा अपना मेडिकल। आई बात समझ में? और दूसरी तरफ क्या रखा, उसके मम्मी पापा मतलब पेरेंट्स। ठीक है, अब ये पेरेंट चाहे डिपेंडेंट हो चाहे नॉट डिपेंडेंट, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। हर एक बेटे का एक कर्तव्य बनता है कि अपने माँ बाप की सेवा करे, मुश्किल समय में उसके साथ खड़ा रहे। इसीलिए चाहे पेरेंट्स आपके वर्किंग में हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने अपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, किसके लिए, पेरेंट्स के लिए, तो भी मुझे क्या मिल जाएगा, 80D का डिडक्शन मिल जाएगा। इसलिए मैंने 2 फैमिली बना रखी है। एक फैमिली मम्मी पापा अलग हैं, वो इनका मेडिकल करवाऊंगा, चाहे डिपेंडेंट हो नहीं हो उसका डिडक्शन मिलेगा मुझे। एक फैमिली मेरी है जिसमें मैं हूँ, मेरी वाइफ है और मेरे बच्चे हैं। बच्चे कौन से, डिपेंडेंट। नंबर ऑफ चाइल्ड का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नंबर ऑफ चाइल्ड का रिस्ट्रिक्शन बच्चों सिर्फ 2 ही जगह होता है। एक तो कौन सा वाला बताओ, सिर्फ 3 जगह है। सैलरी में 2 जगह दे रखा है, कहाँ पे दे रखा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के अंदर और हॉस्टल अलाउंस के अंदर दिया हुआ है। दूसरा कहाँ पे लिखा हुआ है, LTC के अंदर, जहाँ 11098 के बाद 2 बच्चे, याद है आपको, सर्विंग चाइल्ड हमने बात की थी। और एक दे रखा है 80C के अंदर, आगे जाके देखेंगे क्या मतलब है उसका। बाकी कहीं पर कोई लिमिट नहीं है, कितने मर्जी हो चक दो फट्टे। ठीक है, नेक्स्ट। तो कितने मर्जी बच्चे यहाँ पे चलेंगे, मैं, मेरी वाइफ और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स में मम्मी पापा का इंश्योरेंस करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। इन दोनों की अलग अलग पॉलिसी होती है बच्चों। ये मेरी फैमिली है, ये फैमिली किसकी है, पेरेंट्स की। ये अलग अलग कंसिडर करता है इंश्योरेंस कंपनी, तो गवर्नमेंट ने भी इसको अलग अलग बांट रखा है। अगर मैंने अपना इंश्योरेंस करवाया, मतलब मेरी फैमिली का करवाया, तो मुझे 25,000 तक का अगर प्रीमियम पे किया है, चाहे मेरा हो, चाहे मेरी वाइफ का हो, चाहे मेरे बच्चों का हो, चाहे सबका मिलाकर 25,000 तक मुझे 80D मिलेगा।
और इक्विवेलेंट अमाउंट मुझे मेरे पिताजी के लिए भी मिल जाएगी, मतलब कितना 25,000। आई बात समझ में? मतलब मैंने अपना इंश्योरेंस करवाया है और मैंने 26,000 रुपये का क्या पे किया, मेडिकल इंश्योरेंस। मैंने अपनी मम्मी का इंश्योरेंस करवाया, उनका भी मैंने क्या किया सर, 26,000 का इंश्योरेंस पे किया। तो बताओ डिडक्शन कितना मिलेगा, यहाँ 25, यहाँ 25, कितना हो गया 50,000। आई बात सबको समझ में? ठीक है सर। पर गवर्नमेंट ने बोला कि अगर मान लो फैमिली 1 या फैमिली 2 में से किसी भी पर्सन की एज 60 से ज़्यादा हो जाए, मतलब वो सीनियर सिटीजन बन जाए, तो ये लिमिट डबल हो जाएगी। मतलब मान लो मेरे पिताजी की एज 61 है, मेरी मम्मी की एज 56 है, तो अब यहां पर लिमिट कितनी कर दोगे आप, 50,000 कर दोगे। मान लीजिए मेरी एज 61 है और मेरे पिताजी की एज 82 है, तो यहां पर तो 50 है ही, और यहां पर भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। कुल मिला के फैमिली 1 और फैमिली 2 में से कोई भी पर्सन जिसकी एज कितनी हो गई है, सीनियर सिटीजन से ज़्यादा निकल गया वो, तो ये लिमिट क्या कर दोगे आप, जस्ट डबल कर दोगे। नोट नंबर 2 ये बोलता है सर, अगली बात ये बोल रही है कि ये जो प्रीमियम आप पे करोगे ना, ये जो प्रीमियम आप पे करोगे वो किसका पे करोगे, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करोगे, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है। और आजकल क्या है, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हेल्थ स्कीम बहुत सारी चला रखी है बच्चों। आपने नाम सुना होगा आरोग्य भारत के नाम से, या फिर राजस्थान गवर्नमेंट के बताऊं तो संजीवनी नहीं, चिरंजीवी योजना। पहले संजीवनी चलता था उस जमाने में जब वसुंधरा जी हुआ करती थी, अब उसका नाम चिरंजीवी योजना कर दिया गया है। तो चिरंजीवी योजना राजस्थान में अगर आप हैं तो, और बाकी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के तो पता ही होगा आरोग्य भारत के नाम से चलता है। तो अगर आपने उसमें पैसा जमा करवाया है तो उसमें सिर्फ फैमिली 1 का ही कंसिडर किया जाएगा। फैमिली 2 का भी जमा करवा दिया है तो किसको डिडक्शन नहीं मिलेगा, मुझे डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैं ये डिडक्शन मेरे अपने आप पे लेके चल रहा हूं। अगर मैंने अपनी वाइफ का या अपने बच्चों का किस में जमा करवाया, आरोग्य भारत मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में पैसा जमा करवाया है, तो क्या होगा, डिडक्शन मिलेगा, बिल्कुल मिल जाएगा, 80D में कवर हो जाएगा। पर यदि मेरे मम्मी पापा करवाया तो 80D में कवर नहीं होगा। याद रहेगा यहां तक सर? मतलब वो अलग से नहीं, सबको लिमिट यही है बच्चों, लिमिट से बाहर नहीं जा सकते आप। और ये जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो अदर देन कैश होना चाहिए, पेमेंट अदर देन कैश। अदर देन कैश मतलब आप कैसे मर्जी पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आपने क्रॉस चेक से पेमेंट किया हो, चाहे बीरियड चेक से पेमेंट किया, ये भी अदर देन कैश माना जाएगा। हे भगवान, सोचिए सेक्शन 40A(3) था, वहां क्या था, क्रॉस चेक, बीरियड चेक, कैश एक ही था। यहां ऐसा नहीं है, यहां क्रॉस चेक और बीरियड चेक। सोचिए बच्चों, वहां आप उस चेक को आगे पास कर सकते थे, यहां कर सकते हो क्या? इंश्योरेंस कंपनी को आपने बीरियड चेक दिया है तो वो आपके अकाउंट में तो जाने वाला है, तो बीरियड चेक इक्विवेलेंट टू क्या होगा, वो कैश नहीं होगा भाई यहां पर। तो अदर देन कैश क्या करना पड़ेगा आपको, ये जमा करवाना पड़ेगा। 80D मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर आपने अपना या अपनी फैमिली 2 का इंश्योरेंस करवाया, प्रीमियम पे किया है, तो उस पर आपको 25 और 25 डिडक्शन मिलेगा। मेरी फैमिली में मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे आएंगे। बच्चे कौन से, डिपेंडेंट। सर वाइफ कैसी भी है बेटा, वाइफ हमेशा आती है, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे। पूरे इनकम टैक्स में वाइफ का कंसेप्ट सीधा सा है कि वो रहेगी साथ में, डिपेंडेंट हो या नहीं हो, वो हमेशा कंसिडर होगी, उसे इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चे अगर डिपेंडेंट हैं तो इग्नोर हो जाएंगे, सॉरी नहीं इग्नोर होंगे, इंडिपेंडेंट है तो इग्नोर हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसमें मैंने क्या बोला आपको, क्या पेमेंट करना, आपको कैश में पेमेंट नहीं करना। पर जब इंश्योरेंस कंपनी का जब इंश्योरेंस आप लेते हैं ना, तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, पहले आपसे प्रिवेंटिव हेल्थ करवाती है, चेकअप करवाती है। क्या पता कल को अंदर ही कोई बीमारी हो और आप इंश्योरेंस ले लो आप, तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होता है बच्चों। तो गवर्नमेंट ने बोला ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है ना, इसको आप चाहे कैश में पे करो चाहे अदर देन कैश पे करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अलाउ कर देंगे हम। और ये जो 5,000 तक ही अलाउ करेंगे हम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम कितना होगा, 5,000 का, और वो भी दोनों फैमिली को मिलाकर, और ये 5,000 भी लिमिट के अंदर है। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर ए की घरवाली मिसेज ए, और ये उसके पिताजी मिस्टर आर, ठीक है, और ये उसकी माताजी मिसिज आर, ठीक है। मैंने अपने लिए, मान लो मिस्टर ए मैं हूं, मैंने अपने लिए 15,000 का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, अपनी वाइफ के लिए 15,000 पे किया,
मेरी जो एज है वो है बच्चों 34 ईयर की, और मेरे पिताजी की एज है 64 ईयर की, माता की एज है 59 ईयर की। पिताजी के लिए मैंने सर 25,000 पे किया, माता जी के लिए मैंने 20,000 पे किया, ठीक है। मैंने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी पे किया है बच्चों। ये सब किस में पे किया, अदर देन कैश पे किया है बच्चों, ठीक है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैंने 6,000 रुपये करवाया है, जिसमें से मेरा तो है 2,000 मतलब फैमिली 1 का, और फैमिली 2 का कितना है बच्चों, 4,000 रुपये का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप फैमिली 2 का। बताओ 80D कितना मिलेगा। सबसे पहले मेरी फैमिली के अंदर कोई भी सीनियर सिटीजन नहीं है, तो मैक्सिमम कितना मिलेगा, तो 30 का मतलब 25 ही मिलेगा, बात खत्म। अब इधर कितना मिल रहा है बच्चों, 45 पूरा मिलेगा, पर ये प्रिवेंटिव भी तो मिलेगा। अब यहां तो लिमिट एग्जॉस्ट होगी, इसका मतलब ये तो मत देखो आप, पर ये वाला तो जा सकता ना, यहां पर बिल्कुल जा सकता। मान लो प्रिवेंटिव मैंने कैश में किया, अलाउ होगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। 4,000 और मिल जाएगा, मतलब कितना होगा 49, टोटल कितना हो गया 74,000। बोलिए, आजकल जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो कुछ स्कीम्स निकालती है। स्कीम्स क्या है कि जरूरी नहीं आपको हर साल इंश्योरेंस को रिन्यू करवाना है। इंश्योरेंस कंपनियां क्या करती है, एक साथ आप 3 साल का प्रीमियम पे कर दीजिए। और मैंने वही स्कीम लिया, मैं हर साल का झंझट नहीं चालना चाह रहा था। मैंने क्या कर दिया, एक साथ 3 साल का प्रीमियम पे कर दिया। और कितना पे कर दिया, 1,50,000 रुपए का। अब इस केस में क्या हुआ, गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि देखिए भाई आपने 3 साल का मिला है ना, तो ये 3 साल के लिए कवरेज करेंगे हम। तो हम क्या कर देंगे, इसको प्रपोर्शनेट कर देंगे, हर साल कितना माना जाएगा। आई क्या बात समझ में। 80D, देखो बच्चों, डर से करवाता है कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस, कोई खुशी खुशी कोई नहीं करवाता। तो 80D मतलब डर, और डर से हम क्या करवाएंगे, मेडिकल इंश्योरेंस। पूरा पढ़ दीजिए नोट्स, एक भी लाइन मेरी जरूरत नहीं है आपको, मुझसे पूछने की जरूरत भी नहीं है। 80D लिखा, डर, डर से क्या करवाओगे आप, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। पहले पढ़िए, उसके बाद डाउट लूंगा आपके में, जो भी किंतु परंतु अगरमच मगरमच जो भी आपके हैं इसके बाद। ऑनलाइन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बाद में। सर ये नोट नंबर 2 समझ में नहीं आ रहा, बताता हूं अभी, बाकी पढ़ लो। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए क्या बोला गया है, पढ़ते हैं पूरा अपन। अब मेरे साथ पढ़िए आप, मैं आपको रीड करवाता हूं। ये हो रहा है ना, ये ठीक है। बस ये पता चलना चाहिए मैं कहां पर इसको मार्क कर रहा हूं, ताकि दिखता रहे। वैसे तो ये क्लास का सबसे बढ़िया प्रोजेक्टर है, क्लियर है, काफ़ी क्लियर है ये। इसमें कौन सा बैच बैठता था, GI 2 बैठता था, 2 बैठता था इसके अंदर। देखिए 80D मतलब डर, और डर से हम क्या करवाएंगे, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम करवाएंगे। देखिए लाइफ इंश्योरेंस अलग होता है, मेडिकल इंश्योरेंस अलग होता है बच्चों, याद रखना। लाइफ इंश्योरेंस 80C में जाता है। मेरी 2 फैमिली है, फैमिली 1 और फैमिली 2। फैमिली में कौन आएगा, मैं आऊँगा, मेरी वाइफ आएगी और मेरे डिपेंडेंट बच्चे। और फैमिली 2 में कौन आएगा, चाहे वो डिपेंडेंट हो या नहीं हो। डिडक्शन कितना मिलेगा, अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो डिडक्शन कितना, कोई सीनियर सिटीजन कितना 50। अगर मैंने मेडिकल इंश्योरेंस दिया मेरा या अपने फैमिली का,
फैमिली नंबर 2 का मिलेगा। पर देख कंट्रीब्यूट क्या किसमें, मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम के अंदर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम में कंट्रीब्यूट करता हूं, है बच्चों कितना, 800 रुपये लगता है शायद पूरे साल का, उसमें आपको कवरेज मिलता है। तो वो 800 रुपये मैंने पे किए हैं, वो भी एटीडी के लिए एलिजिबल है, बस मेरी फैमिली का एलिजिबल है, फैमिली 1 का। मैंने अपना, अपने वाइफ का, अपने बच्चों का किया है तो मुझे एटीडी में कवर कर दोगे आप। पर यदि मैंने अपने पिताजी के नाम से कर दिया है तो मुझे नहीं मिलेगा, पिताजी को एटीडी मिल जाएगा। हालांकि पे मैंने किया है, फिर ही पिताजी को एटीडी उसका मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बेटा, इनकम टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का है, ठीक है ना। एंट्री नंबर 82 में आता है, एंट्री पता है 84 में आया था, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट से इनको कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मोड ऑफ पेमेंट क्या है, कैसे पेमेंट करना है आपको? सर पेमेंट आपको करना है अदर देन कैश, एनी पेमेंट अदर देन कैश, बट द पेमेंट ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कैन बी मेड इन कैश, बट प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लिमिट अप टू कितना है, 5000 फॉर द बोथ फैमिली, और ये 25 और 50 में क्या रहेगा, लिमिट में इंक्लूड रहेगा। इसका आगे लिख लो बच्चों। अगर पेमेंट किस में किया आपने, कैश में, अगर पेमेंट हुआ है क्रॉस चेक से या फिर पीरियड चेक से, तो ये इक्विवेलेंट टू कैश नहीं है, इज अलाउड। ठीक है ना, क्रॉस या पीरियड चेक इज अलाउड। इस बार का जो आरटीपी एमटीपी है उसमें ये आया था पॉइंट। देखिए 5000 टोटल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का आपको डिडक्शन मिल सकता है। पहले मैं बता दूं, 5000 टोटल मिल सकता है, चाहे आप पूरी फैमिली 1 में ले लो 5, या फैमिली 2 में ले लो, या किसी भी प्रपोर्शनेट में ले लो, कोई प्रपोर्शन ले लो आप, 2 यहाँ ले लो, 3 वहाँ ले लो, 1 वहाँ ले लो, 4 यहाँ ले लो, 2.5 यहाँ ले लो, 3.5 वहाँ, नहीं 2.5 वहाँ मिल जाएगा, 2 इधर, 3 उधर, 1 इधर, 4 उधर, आगे से। पर हाँ, जितना आपके फैमिली का किया है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब आपने फैमिली 1 के लिए किया कितना, 2000, तो 3 मिलेगा क्या, 2 का तो 2 ही मिलेगा। पर आप यहाँ से कम करके वहाँ जा सकते हो डिडक्शन। और ये जो 5000 ये किस में शामिल रहेगा आपका, सेकंड नोट वाला, अरे वही बता रहा हूं। देखो बच्चों, अब एक एज के बाद में मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करती। सोच, एक बूढ़े आदमी का मेडिकल इंश्योरेंस होगा क्या, क्यों करेंगी वो? उनको पता है कि अगर इसका मेडिकल इंश्योरेंस कर देंगे तो ये तो सामने आ जाएगा। ये तो प्रीमियम लिया आपने, कितना लिया प्रीमियम, 1 लाख ले लो प्रीमियम चाहे उसका, वो तो रोज खांसी करता है, 15,000 की दवाई तो रोज खा जाएगा वो। इसका मतलब क्या है, एक एज के बाद में मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियां इंश्योरेंस नहीं करती। अब मान लो वो एज 65 है, पहले मैं कर दूं मेरा पूरा कंप्लीट। अब उसके बाद में क्या हो रहा है बच्चों, अब 65 के बाद में मेडिकल इंश्योरेंस ने तो हटा दिया, अपना हाथ ऊपर चक लिए, पर क्या मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा कि 65 एज में भी? अरे क्यों, फिर पाल पोस के बड़ा क्या उन्होंने मुझे, अब मेरी जिम्मेवारी बनती है। इसलिए गवर्नमेंट को मैंने बोला कि साहब मैं तो खर्चा करूंगा। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई, अगर आपने अपने पेरेंट्स पर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम तो आप पे नहीं कर रहे आप, क्योंकि उनका हुआ नहीं है, तो आपने अगर कोई भी ट्रीटमेंट करवाया, उनका कोई भी इलाज करवाया है, तो वो भी हम ये मानेंगे कि आप क्या पे कर रहे हो, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ही पे कर रहे हो, तो उस पर भी आपको एटीडी मिल जाएगा। मैक्सिमम कितना, वही 50,000, 50 से ऊपर तो भी नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल सर, माता जी का मेडिकल इंश्योरेंस हो गया पर पिताजी का नहीं हुआ, इस केस में क्या होगा कि सर माता जी का तो हो गया है, तो ये जितना प्रीमियम पे किया वो एटीडी में कवर हो जाएगा, पर पिताजी का मेडिकल ट्रीटमेंट करवाया हमने तो ये भी क्या होगा, एटीडी में कवर हो जाएगा। पर इनमें भी मैक्सिमम कितना होगा, दोनों का मिलाकर 50,000। हाँ दोनों मिल जाएगी, लिमिट वही रहेगा। आपने 3 मेडिकल इंश्योरेंस कंपनियों से स्कीम ले रखी है, अलग अलग 3 मेडिकल लोग लेते हैं भाई, 2-2 3-3 ले लेते हैं।
तो आपने 3 मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम्स ले रखी है, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, तीनों का मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। यहाँ पॉलिसी की बात ही नहीं कर रही है, ये बोल रहे टोटल मिल जाएगा आपको। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट भी ले रखा है, मैंने मेडिकल का भी ले रखा है, मैंने अपने, जब आप सीए बनोगे ना बच्चों, तो भी आपको एक हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो भी देता है मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, बताओगे आपको, तो वो भी ले रखा है हमने, उसका प्रीमियम भी पे कर रहे हैं हम। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्या दिक्कत है? आया समझ में आपको? तो फिर हाँ ठीक, अगर मैंने प्रीमियम पे किया है, पेरेंट्स अपना प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो उनको उनका मिलेगा एटीडी, मुझे भी मिल जाएगा जितना मैंने पे किया है। और बताइए, दोनों को मिलाकर 5,000 है, फैमिली 1 और फैमिली 2 को मिलाकर। अगर पेरेंट्स ने पहले अपना करवा रखा तो उनको एटीडी मिल गया पेरेंट्स को, मैंने भी करवा दिया। वैसे वैसे होता नहीं है भाई, दो दो करा करोगे क्या? नॉर्मली ऐसा नहीं होता, पर अगर आपका कवरेज कम है तो आप करते हो। ये जैसे इंस्टीट्यूट वाला जो है वो कम कवरेज है उसका, इसलिए फिर मुझे बाहर से करवाना पड़ता है। पेरेंट्स ने करवा रखा तो फिर क्यों, अगर करवा लिया, अगर आप मतलब एक केस बना रहे हो कि ऐसा हो जाए तो सर क्या, मम्मी ने अलग करवा लिया, पापा ने अलग करवा लिया, फिर फूफा जी आई उन्होंने भी कर दिया, बुआ आई उसने भी कर दिया पापा का, मतलब जैसे कोई राखी बांध रहे हैं अपन, तो जो आपने राखी बांधी उसका मिल जाएगा आपको। चलता रहता है बेटा, ये इंश्योरेंस कंपनियों की अपनी स्कीम्स होती है, पॉलिसी बाजार पे फोन कीजिए, वो सब बता देंगे आपको कब होता है कब नहीं होता। 25,000 रुपए की हेड पूरी एग्रीगेट है भाई, सबका मिलाकर तीनों का कितना सिंपल सीधा लिखा है, फिर भी क्यों नहीं समझ में आ रहा? ये लिमिट बच्चों लिखा है इन फैमिली 1, और फैमिली 1 कौन है? इंडिविजुअल, एचएफ, इंडिपेंडेंट। ये फैमिली 2 का है, फैमिली 2 कौन है? पेरेंट्स हैं। हो गया ना बेटा, ये इधर छोड़ दो। नहीं नहीं, तो करते रहिए, इधर छोड़ दे इसको। उधर से निकलेगा, ये भी चल रहा है। एक काम करना, वहां से सुन, वहां से कुछ वॉल्यूम वगैरह कम कर, लास्ट बटन वगैरह कुछ होगा, लास्ट वाला, लास्ट वाला, हाँ, जीरो कर दे एकदम उसको। हेलो हेलो, और करना, दबा दे, इतने सारे घुमा दे किसी न किसी को। हेलो हेलो, हेलो हेलो, हेलो हेलो, जा रहा है भाई? ऑनलाइन के पास आवाज आ रही है कि मेरी? बस हो गया तेरा काम, इधर आ जा अब। ऑनलाइन में आवाज तो जा रही है ना मेरे पास, प्रॉपर आ रही है ना आपके पास? अरे क्या है रे, ये रोज रह जाते हैं। मुस्कुराने से ही तो बेटा सब कुछ मिलता है जिंदगी में, सब चीजें चलती रहेंगी। वो कहते हैं ना भाई, खुशियों की, खुशियों के लिए आपको किसी पर मोहताज होने की जरूरत नहीं है, खुशियां आपको अपने दिल से पता होनी चाहिए। हंसो बस, खुश रहो, एक दिन सब मर जाएंगे। नहीं मरेंगे, पर अभी, अभी जियोगे तुम सीए बनने के बाद। चलो ठीक है, बच्चे कह रहे थे सीए बनने के बाद सोचेंगे। तो चलिए भाई बच्चों, एक काम कीजिए, आप सबसे पहले मुझे सीए बनने के लिए आप ये इलस्ट्रेशन 6 करके दिखाइए। सर एक क्वेश्चन तो आप करके दिखाओ ना, एक तो सर आप करके दिखाओ। लो भाई, एक मैं करता हूं मेरे हिसाब से, फिर वो मेरा जो तरीका है उसी को आप अगले क्वेश्चंस में फॉलो करेंगे। आप बंद कर दो किताबें, देखो सामने कैसे है, सबको दिख रहा है। ये मिस्टर ए हैं जिनकी एज कितनी है बच्चों? 40 साल की है। इसका मतलब क्या हो गया, इसकी फैमिली के लिए कितना मिलेगा? 25,000। पेड क्या? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 पे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इंश्योर ऑफ द हिज हेल्थ एज वेल एज द हेल्थ ऑफ स्पाउस। इसका मतलब फैमिली 1 में कितना पे हो चुका है? 20,000। ऑल्सो पेड द मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम कितना? 47,000 ऑफ द ईयर ऑफ इंश्योरेंस ऑफ हिज फादर। एज कितना उसका? तो इसका मतलब फैमिली 2 का 47 पूरा अलाउ है क्या? यस सर। जो उस पर डिपेंड नहीं है, तो की फर्क पैदा है, डिपेंड हो या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पिताजी का इंश्योरेंस करवाना हमारी जिम्मेवारी है बच्चों,
ठीक है, याद रखना ऐसे, ये बातें याद आती है जब देखा ना डिपेंडेंट है था या नहीं है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये सब बातें याद रखना। पिताजी की इंश्योरेंस हमारा जिम्मेवारी है। कंट्रीब्यूट किया उसने 3600 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम का, तो अपने लिए किया है भाई, इसका मतलब 3600 यहाँ आ जाएगा। और 3000 रुपये खर्च किए हैं कैश के अंदर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का खुद के लिए, तो फैमिली 1 के लिए 3000 हुआ है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। और स्पाउस और 4000 किसके लिए किया है, चेक से किया है, किसके लिए, फादर के लिए, तो इस फैमिली के लिए कितना किया है, 4000। बताना है भाई कितना मिलेगा ATD। तो पहले तो बताओ इसमें मैक्सिमम कितना हो गया आई, 23,600 हो गया। लिमिट कितनी है इसकी, 2500 है। कितना कम पड़ रहा है, 1400। तो एक काम करते हैं 1400 निकाल लें यहाँ से, हो गया 25 पूरा। लो भाई इसका तो हो गया। अब 5000 की लिमिट है दोनों को मिलाकर, 1400 आप कहाँ ले गए हैं, फैमिली 1 में ले गए, तो बताओ बैलेंस कितना रह गया, 3600। क्या 3600 के इक्विवेलेंट या उससे ज़्यादा खर्च हुआ है क्या फैमिली 2 के लिए, 4000 खर्च हो गया। इसका मतलब ये यहाँ पर ले जाओ, तो 47 में 36 और जोड़ दोगे तो ये तो 50 से ऊपर निकल गया, पर मैक्सिमम कितना होगा 50, तो 25 और 50 कितना हो गया, 75,000। आगे समझ में, 75,000। नहीं सर, क्या समझ में नहीं आया ये बता बेटा। अच्छा पहले का है, बुक से नहीं करना, बुक से नहीं करना, सामने से घर पे करना, रिवाइज बुक से, सामने से करो। क्या था रे वो फुल पेज, $75,000। हाँ वो पिछले का 75,000 आंसर था। अच्छा ATD का आंसर हमेशा क्या होता है, 75,000। सबका 75 आ रहा है क्या, 75, ठीक है, हो गया भाई। अब कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है, अब ये कैसे जाएगा अभी मुझे नहीं पता। इसके कोने वाला बटन उसको दबा दो बेटा, F11 दबा दो, F11 दबा दो, थैंक यू। थैंक यू ऐसे ही बोला जाता है बेटा, थैंक यू ऐसे ही बोला जाता है। इधर देखो अब, अरे बातें बंद करो। ATD के बाद में हम पढ़ने जा रहे हैं ATDD, डिपेंडेंट डिसेबल। एक पर्सन जिसके ऊपर कोई पर्सन है जो डिपेंडेंट है, वो उसका बच्चा हो सकता है, वो उसकी वाइफ हो सकती है, उसके माँ बाप हो सकते हैं, उसके भाई बहन हो सकते हैं। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं बच्चों जो अपाहिज होते हैं, वो किसी न किसी पर डिपेंड तो है। सोचो इस फैमिली की हालत क्या होती होगी जिनका बच्चे अपाहिज है या जिनके परिवार में कोई अपाहिज है, बड़ा तकलीफ होता है भाई, तकलीफ है। गवर्नमेंट को भी ये सहानुभूति है उस व्यक्ति के साथ में। गवर्नमेंट का भी मतलब इनकम टैक्स भी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है बच्चों। ऐसे लोग जिनके परिवार में कोई अपाहिज है जो डिसेबल है, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है, हम आपको, क्योंकि वो आप उनका पालन पोषण कर रहे हैं, उनके लिए आप एक्स्ट्रा मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं, उनके लिए बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा करनी पड़ती हैं, इसलिए आपने इतना सेक्रीफाइस कर रहे हो आप, तो हम आपको आपकी इनकम में से एक डिडक्शन देते हैं ATDD की। किसको मिलेगी, एक पर्सन जिसके ऊपर ऐसा पर्सन डिपेंडेंट है जो क्या है, डिसेबल है। आई बात समझ में। कितना डिडक्शन मिलेगा, गवर्नमेंट बोल रही है 75,000 या 1,25,000। अगर वो पर्सन जो डिसेबल है, जो पर्सन डिसेबल है, उस पर्सन 80% से कम डिसेबिलिटी है उसकी,
सर ये कैसे पता चलता है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल क्या करता है बच्चों, सर्टिफिकेट इशू करता है कि कौन सा पर्सन कितना डिसेबल है, एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है। तो अगर वो 80% से कम डिसेबल है तो इसका मतलब वो नॉर्मल डिसेबल है, कितना डिडक्शन मिलेगा? अगर 80% या उससे ज़्यादा डिसेबल है, उसे सर्वल डिसेबल बोलते हैं हम, तो कितना मिलेगा? 1,25,000। ये एक फ्लैट डिडक्शन है। आपने चाहे उस डिपेंडेंट डिसेबल पर 1,00,000 खर्च किया हो, चाहे 1 रुपया खर्च किया हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये डिडक्शन फिक्स रहेंगी कितनी? 75 और 1,25,000। आई बात समझ में? जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो रिटर्न के साथ में आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या क्लेम कर रहे हैं? डिडक्शन 80DD की। सर्टिफिकेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल इशू करेगा और वो कहेगा कि हाँ ये पर्सन पर ये पर्सन डिपेंडेंट है और ये इतना % डिसेबल है। अगर गवर्नमेंट को चाहेगा तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक टाइम पीरियड के अंदर फिर से उसकी डिसेबिलिटी चेक करवा सकती है। कुछ पर्सन होते हैं जो रिकवर होते रहते हैं धीरे धीरे, और कुछ पर्सन होते हैं जो धीरे धीरे रिकवर नहीं होते, वो ज़्यादा डिसेबल होना स्टार्ट हो जाते हैं। आई क्या बात समझ में? तो डिसेबिलिटी में सर क्या आता है? डिसेबिलिटी में क्या मतलब? उसको दिखता नहीं वो डिसेबल है, और चल नहीं सकता वो डिसेबल है, सब आगे बच्चों इसमें। जो भी चश्मे वाले नहीं आएंगे इसमें, ऐसे मतलब ना, आप सही हो। बहुत सारे हैं तो आप अकेले क्यों ले रहे हो? हाँ भाई ठीक है, चश्मे वाले नहीं आते इसके अंदर। मेरे भी चश्मा लगा है, बता दूँ मैं आपको, मेरे भी है वो, आधा नंबर है इधर आधा इधर, ठीक है, ऐसे अजीब सा है। हाँ, मैं लगाता ही नहीं, पहले लगाता था मैं। आई बात समझ में? फोटो, हाँ, चश्मा लगाता था पहले मैं। कलर ब्लाइंड नहीं आते इसके अंदर। जिनको दिखता ही है, जिसको सिर्फ 1 या 2 कलर दिखते हैं ना, वो ब्लाइंड माने जाते हैं, वो इसमें आ जाएंगे। ऐसे भी लोग होते हैं बच्चों जिनको सिर्फ 1 या 2 ही कलर दिखते हैं, ब्लैक एंड वाइट है। एक हमारे मोहल्ले में ये एक पर्सन बच्चा है, उसको सिर्फ ना लाइट दिखती है और कुछ नहीं दिखता। इंसान में नहीं, अंधा है भाई वो, बिल्कुल प्योर अंधा है, 100% उसको ब्लाइंड सर्टिफिकेट उसके पास। बट उसके साथ में क्या, उसको एक लाइट, एक झलक दिखती है लाइट के। अगर लाइट लगाओगे ना सामने तो उसको समझ में आ जाएगा, लाइट को घुमाओगे वो घूम जाएगा नजर, उसकी लाइट दिखती है उसको और कुछ नहीं दिखता। ऐसे होते हैं, बहुत टाइप के लोग होते हैं कि लाइट दिखेगी उसको, लाइट के थ्रू वो काम करता है, तो वो साइकिल तो चला लेता है। कि वो भगवान ने जिसको डिसेबल बनाया ना, उसको एक अलग सिक्स सेंस और दिया है, वो अलग तरीके से काम करते हैं बच्चों। आप कभी अंधे जो लोग हैं या फिर जो गूंगे बहरे हैं, उनके पास एक सेंस अलग होता है, वो समझ जाते हैं सामने वाला क्या कर रहे हैं। तो सबका सब पर अपना अपना है भाई। तो पढ़ लेते हैं डिडक्शन क्या है। 80DD, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल। मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिपेंडेंट डिसेबल, अमाउंट ऑफ डिडक्शन। बताओ डिडक्शन किसको मिलेगा? अरे डिडक्शन डिसेबल को थोड़ी मिलेगा, रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा। याद रखना बच्चों, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है तो उसको डिडक्शन नहीं मिलेगी। डिसेबिलिटी किसकी होनी चाहिए? ये चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। पर जो डिडक्शन क्लेम करने आया है वो क्या होना चाहिए? रेजिडेंट होना चाहिए। नॉर्मल डिसेबिलिटी मतलब 80% से कम है तो कितना होगा? ज्यादा है तो कितना हो जाएगा? ये फ्लैट डिडक्शन है, मतलब पूरा डिडक्शन मिलेगा। 1 रुपया खर्च करोगे आप तो भी 75 या 1,25,000। 10 लाख खर्च करोगे तो भी 75, मतलब 1,25,000। सही क्या है यार? भगवान ना करे किसी को डिडक्शन लेनी पड़े। नोट पढ़ लो बेटा। एसएससी सेल हैव द फर्निश ए कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द आरओआई। इस कॉपी कौन देगा बच्चों? ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मिलता है कॉपी। और एसएससी शुड बी इनकर्ड एक्सपेंस डिपॉजिट अंडर द डिसेबल स्कीम फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द सच हैंडीकैप्ड। आप क्या कर सकते हो? आप ये जो डिपॉजिट या एक्सपेंस आप कर सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ हैंडीकैप्ड्स के लिए।
नॉट क्या रिलेटिव मीन्स द इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन और पेरेंट्स अगर उस पर डिपेंडेंट है। और एच एफ की बात करें तो क्या है, मेंबर ऑफ एच एफ। आगे समझ में आपको? आई थिंक हमारे मॉड्यूल में इस पर एक क्वेश्चन है, जल्दी से खींच दो इसको भी। हाँ जी बेटा, ये रहेगा टोटल आपका, यही रहेगा। अगर किसी पर्सन पर 2 4 5 डिसेबल है तो भी यही रहेगा लिमिट। करो। सर इसमें तो ये बता ही नहीं रखा कि कितना है ये। इसने LIC में पैसा जमा करवाया एवरी ईयर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द डिसेबल ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर फैमिली में नहीं आते, दादाजी नहीं आएंगे बेटा, पिताजी आ जाएंगे इसमें। तो इसका मतलब 80D नहीं मिलेगी। What will be the deduction if Mr. X the made the deposit किसके लिए? फादर के लिए। तो 75 और 1,25,000 अगर सर्वल डिसेबल है तो 125 नॉर्मल डिसेबिलिटी पर। बेटा एक मिनट रुको रुको, ये पढ़ो ना क्या लिखा मैंने। एसएससी शुड इनकर एक्सपेंस एट डिपॉजिट अंडर डिसेबल स्कीम ऑफ मेंटेनेंस ऑफ सच हैंडीकैप्ड। स्कीम्स होती हैं LIC, GIC या बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो स्कीम्स निकालती है डिसेबल्स बच्चों के लिए। अरे उनका भी तो फ्यूचर होता है, डिसेबल है तो कैसे सड़क पे थोड़ी फेंक देंगे उनको। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उनकी स्कीम्स निकालती है। LIC डिसेबल के लिए स्कीम निकालती है, काफ़ी उसको ब्याज मिलता है उसको। उसको अगर कल को उसके पेरेंट्स को कुछ हो गया वो तो वैसे ही मर जाएगा, समझ रहे हो आप? वो डिसेबल बच्चा तो वैसे ही मर जाएगा, तो उसकी भी लाइफ को सिक्योर करने की स्कीम्स होती हैं। तो वहाँ भी जमा करवाया है तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। वो 80C में देखने वाले हैं अपन, यहाँ 80DD की बात चल रही है। तो कितना मिलेगा? 75 या 1,25,000। बढ़िया, सब आ जाएंगे बेटा इसमें। अडॉप्टेड भी आ जाएंगे, स्टेप चिल्ड्रन भी आ जाएंगे, उसके भी आ जाएंगे, मेरे भी आ जाएंगे। अने वही चुटकुला सुना है मैंने, वो चुटकुला नहीं सुना हुआ भाई? एक ऐसा जमाना आएगा आने वाले समय में कि वो बोलेंगे कि तुम्हारे बच्चे और हमारे बच्चे तुम्हारे बच्चे और मेरे बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को पीट रहे हैं। थोड़ा डीप है बेटा, थोड़ा डीप है, समझो। तेरे बच्चे और मेरे बच्चे मिलकर हमारे बच्चों को पीट रहे हैं, ऐसा जमाना आने वाला है। सोचे बस करो। बिल्कुल बेटा, चाहे कितनी बार 1 रुपया खर्च किया है तो भी 75 या 1,25,000। 10 करोड़ खर्च किया है तो भी 75, 1,25,000। छठी बार बोल दी मैंने ये बात। क्या सोते हो क्या तुम लोग? पहले पूछा हुआ है क्या? चलिए इधर देखो, अब प्लीज बातें बंद करो। अब सब जागते रहना भैया, एक्टिव हो जाओ सारे। अब अगला सेक्शन हमारा 80DDB। देखिए कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिसके इलाज, हाँ जी, हाँ 80D वाला पूरा ये मेडिकल से रिलेटेड है। मेडिकल का जितना भी है प्रोग्राम सब यहाँ लिखा गया है। बढ़िया। अगर किसी पर्सन को ऐसी बीमारी है जिसके इलाज के लिए उसने बहुत सारा खर्च किया है, वो बीमारी छोटी मोटी नहीं, जानलेवा बीमारी, और बहुत सारे हैं बच्चों। कैंसर हो गया, एड्स हो गया, TB हो गया, लकवा, बस क्या क्या मजा आएगा इसमें बोलने से।
ये मान लो बीमारियां हैं। अगर आपको ज़्यादा मज़ा आ रहा है तो 11DD एक रूल है बच्चों। CIT पे जाओगे ना आप, कमीशन ऑफ इनकम टैक्स की एक वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पर उनको लिस्ट कर रखा है 97 डिजीज है, पढ़ लेना उनको प्रिंट आउट लेके, ठीक है। पर अब कोई मतलब नहीं है आपको, 97 हो चुकी है, अब तो बढ़ रही जा रही है वो। उससे क्या मतलब है, अगर कोई ऐसी बीमारी है जो जानलेवा बीमारी है, किसी पर्सन की है, उसने उसके इलाज के लिए खर्च करवाया, सोचिए उस पर्सन का एक बहुत बड़ा अमाउंट कहाँ खर्च हो रहा है, अपने उस बीमारी के इलाज के लिए हो रहा है। वो चाहे बीमारी उसको हो या उसके परिवार के किसी सदस्य को जो उस पर डिपेंड है। तो गवर्नमेंट फिर से थोड़ी सी सॉफ्ट होना रख रही है और बोल रही है कि ठीक है, अगर कोई पर्सन जिसने इलाज के लिए पैसा खर्च किया और ऐसी बीमारी के लिए जो जानलेवा, छोटी मोटी खांसी जुकाम या वो वाला नहीं है बेटा, खट्टी डकार वाला नहीं, नॉर्मल सी बात है, बड़ी बीमारी होनी चाहिए, जानलेवा बीमारी, तो उसमें उसका खूब सारा पैसा खर्च हो रहा है। बेटा कमा रहा है, वो कमाई उसने किया है, पर वो एक बहुत बड़ा अमाउंट कहाँ जा रहा है, उस बीमारी पे खर्च हो रहा है। तो गवर्नमेंट उसको 80DD का DDB का डिडक्शन दे रही है और क्या बोल रही है कि देख जितना तूने खर्च कर दिया, इसको हम कंपेयर करेंगे लिमिट के साथ। लिमिट क्या, या तो 40,000 है या 1,00,000 है। अगर तेरी एज कितनी है, 60 से कम है तो 40,000, अगर तेरी एज 60 से ज़्यादा है तो 1,00,000। सीनियर सिटीजन के लिए कितना होगा, 1,00,000, और नॉर्मल के लिए कितना है, 40,000। इन दोनों में जो भी कम होगा उस पर आपको 80DDB मिलेगा। बट अगर मान लो कल को आपको कोई इंश्योरेंस क्लेम भी मिल रहा था, तो वो इंश्योरेंस क्लेम इसमें से माइनस कर देना। जैसे मान लेते हैं कि सर एक पर्सन है जिसने 25,000 रुपये खर्च किया है किसके ऊपर, बीमारी के इलाज पर, और उसकी एज है बच्चों कितने की, 32 की, तो मुझे बताइए कितना आएगा नीचे, 25,000। उसे 10,000 रुपये इंश्योरेंस क्लेम के मिल गए, तो अब कितना बच गया है, 15,000। ये होगा 80DDB के लिए एलिजिबल। आई बात समझ में। 80DDB डरावनी डरावनी बीमारी, DDB याद हो जाएगा। 80D क्या था, डर, डर से क्या करवाते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस। 80DD क्या था, डिपेंडेंट डिसेबल। 80DDB देखिए ये ऐसे नहीं कि कुछ भी बना रहे हैं, जिसे लिंक हो रहा है ये बीमारी। 80DDB मतलब डरावनी बीमारी, मतलब जानलेवा बीमारी, उसके लिए क्या करवा रहे हो आप, डिडक्शन ले रहे हो, ठीक है बच्चों। हाँ क्या पढ़ दो अब। ब्रैकेट में लिखना रेजिडेंट, यहाँ लिखना है बेटा, ऐसा लगता ना जी इसके साथ ही लिखा हुआ है ये अब लिखा है ये वाला जी, ये देखो आ गया, ठीक है। चेकअप करवा लो, क्या दिक्कत है, करवाओ, मुझे क्या है। क्या अलाउ करवाओगे, चेकअप अलाउ करवाओगे, नहीं नहीं डिडक्शन क्या दिक्कत है, सेलिब्रिटी को क्या टैक्स अच्छा लगता है क्या, किसी को अच्छा नहीं लगता। वो कह रहे चेकअप करवाए, कुछ बीमारी निकली क्या उनके, नहीं निकली तो डिडक्शन नहीं मिलेगी, निकली तो मिल जाएगी। टोटल जो एक्सपेंडिचर आपने किया है, जो भी एक्चुअल एक्सपेंस आपने किया है, और लिमिट कितनी 40 और 1,00,000, विच एवरेज लोअर माइनस इंश्योरेंस क्लेम, बचा 80DDB। हर साल डिडक्शंस, हर साल इनकम हर साल निकलती है क्या, तो डिडक्शन भी हर साल मिलती है, बात खत्म, हर साल मिलेगा ये, एक बार करनी है, हर बार मिलेगा ये, जितना खर्च किया हर बार आपको ये मिलता रहेगा। पर गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन मांगती है इसका, बिल्कुल कोरोना इसमें आता है। और बताओ कौन कौन आएंगे बच्चों रिलेटिव के अंदर, स्पाउस आएगा, ब्रदर सिस्टर आएगा, चिल्ड्रन और पेरेंट्स ऑफ मेंबर।
इस पे क्वेश्चन दे रखा है शायद, एक नहीं दे रखा, चलो कोई बात नहीं। तो ये 3 डिडक्शंस हमारी कंप्लीट हुई, इसका मतलब हमने 80D वाली कहानी कंप्लीट कर ली। 80D, बोलो बोलो, ठीक है यार। चलो बच्चों बताओ लिमिट क्या क्या है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 80E की सीरीज। 80E के अंदर हम 4 डिडक्शंस पढ़ने वाले हैं। 80E, 80EE, 80EEA, 80EEB, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 80E सीरीज। ई का मतलब हो गया इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, ई मतलब इंटरेस्ट, ठीक है। ये चारों डिडक्शन इंटरेस्ट के लिए है। जैसे डी मतलब क्या था हमारा, डर से कराए थे हमने सारे काम, मतलब मेडिकल वाला चल रहा था सब जगह। ई का मतलब है इंटरेस्ट, मतलब चारों में कोई इंटरेस्ट पे करोगे आप तो आपको डिडक्शन उसका मिलने वाला है, ठीक है भाई। सबसे पहला है एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट। अगर एक पिता ने या फिर किसी भी पर्सन ने, ये कैसे जाएगा, चला गया। 80E मतलब एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो आपको उसका इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों पे करना पड़ता है एक लिमिट के बाद। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने अपने बेटे के लिए एजुकेशन लोन लिया या बिटिया के लिए एजुकेशन लोन लिया, क्योंकि बेटा क्या कर रहा था, सीए कर रहा था, लोन ले लिया। अब जब लोन लेते ही चुकाना पड़ता है क्या, नहीं साहब, एक टाइम मिलता है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स करवा रहे हैं बच्चों को। तो पता चला कि सीए करवा रहे हैं और सीए का टेन्योर कितना है, नॉर्मली 4.5 ईयर का है, अगर कहीं ब्रेक ना लगे तो। नहीं तो बच्चों ये कितना भी हो सकता है, इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। बिना ब्रेक लगे हुए 4.5 ईयर में आपको डिग्री हालत मिल जाएगी, अगर आपके कहीं ब्रेक नहीं लगे तो। तो बैंक क्या करेगा, 4.5 ईयर तक इंटरेस्ट थोड़ी आपसे कुछ नहीं मांगेगा, और उसके बाद में क्या होगा, जैसे 4.5 ईयर कंप्लीट होगा फिर कुछ आपको ग्रेस पीरियड देगा, वो 1 साल का 50, मतलब जो भी देना होता है, उसके बाद में फिर आपसे वो इंस्टॉलमेंट्स मांगना स्टार्ट करेगा। अब सेक्शन बहुत ही सिंपल है। एजुकेशन लोन जो आपने लिया है उसका जब वो रीपेमेंट करते हो आप, तो उस रीपेमेंट में जो इंटरेस्ट का एलिमेंट है उसका डिडक्शन मिलेगा। कितना मिलेगा, जितना मर्जी हो सब मिल जाएगा। किसको मिलेगा, जो पे करेगा। दो में से कोई भी पे कर सकता है। पिताजी ने एजुकेशन लोन लिया था 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 6 साल पूरे हो गए, बेटे जी की नौकरी नहीं लगी अभी तक, तो पिताजी को चुकाना पड़ेगा। तो पिताजी ने चुकाया है तो पिताजी को डिडक्शन मिल जाएगा। बेटे की नौकरी लग गई है, बेटा बोलता पापा रहने दो, अब मैं चुकाऊंगा क्योंकि मेरे लिए लोन लिया था आपने, तो बेटा चुकाएगा तो बेटे को मिल जाएगा डिडक्शन। कितना मिलेगा, जितना मर्जी का इंटरेस्ट है। पर गवर्नमेंट ये बोल रही है कि सर ये टोटल 8 असेसमेंट ईयर का मिलेगा। जिस साल आपने पहली इंस्टॉलमेंट देना स्टार्ट किया है ना, उस साल से 80E का टिगर स्टार्ट हो जाएगा, और इसके आने वाले अगले 7 साल तक आपको ये 80E का डिडक्शन मिलता रहेगा, अगर आपका लोन आउटस्टैंडिंग चल रहा है तो, अगर आपने इस पीरियड में इंटरेस्ट पे किया है तो। पर इसके बाद में 8 साल के बाद में ये इसका लाइफ खत्म हो जाएगा, उसके बाद से इंटरेस्ट देते रहो आप, 80E आपको फिर से अब डिडक्शन नहीं मिलेगा। आई बात समझ में। 80E मतलब एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट, ई मतलब एजुकेशन लोन का इंटरेस्ट। पढ़ दो, 80E निकालो पहले, पेज नंबर 4 पर सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। एसएससी कौन है, इंडिविजुअल है बच्चों, क्योंकि एजुकेशन तो इंडिविजुअल लेते हैं। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा, इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन, फुल इंटरेस्ट अमाउंट
डिडक्शन इज अवेलेबल फ्रॉम द डेट विच द स्टार्ट पेइंग द इंटरेस्ट एंड मैक्सिमम कितना है? रिलेटिव का मतलब क्या? इंडिविजुअल स्पाउस और उसके बच्चे सब इसमें आ जाएंगे। नेचर ऑफ स्टडी क्या आपका? लोन टेकन किसके लिए लिया होगा आपने? ग्रेजुएशन के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए? मतलब आपके बच्चों को नर्सरी क्लास में पढ़ाई करवानी है तो उसके लिए नहीं चलेगा। और बड़ी बहुत फीस लगती है इनकी नर्सरी की भी। सही में आजकल बहुत फीस लेते हैं यार ये लोग। मैंने अभी जमा करा, मुझे पता चला है। सोचिए नर्सरी क्लास के बच्चा करता क्या है वो मुझे पता। मैं रोज उसका होमवर्क मैं करवाता हूं मेरे बेटे का। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। मुझे तो पहले पता ही नहीं था ये होता है भी है क्या। नहीं पापा ये स्लीपिंग लाइन है, ये स्टैंडिंग लाइन है, ये करता है वो। और स्टैंडिंग स्लीपिंग लाइन के लिए मैंने 60,000 रुपए पे किए हैं। इतना महंगे महंगे स्कूल है। मैंने बोला भी था मेरे मैडम को, मैं क्या स्लीपिंग स्टैंडिंग के लिए 60,000 किस बात का? ये तो फ्रूटफुल नहीं है भाई। मैं दिमाग लगा वो सही नहीं है ना, दिक्कत तो यही है। वो कह रही नहीं बच्चा जाएगा तो इसी में जाएगा, उसमें और भी तो एक्टिविटीज़ हैं। और एक्टिविटी कर ली उसने। 60,000 की अरे स्कूल की ड्रेस अलग है, स्कूल उसमें अलग है, एडमिशन फीस अलग। 60,000 रुपये पे किए मुझे पता है नर्सरी क्लास में। यहाँ ₹1,00,000 में तो पूरा पूरा इंटरमीडिएट हो रहा है। हाँ कम में हो रहा है। देखो इंटरमीडिएट करवा रहे हैं पूरे ₹1,00,000 में। चलिए किसके अंदर बैठना, इसमें ब्रदर सिस्टर नहीं आएंगे। कर दोगे क्वेश्चन? अब करो क्वेश्चन। बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना इसको। क्या सभी ग्रेजुएशन के कोर्स हैं क्या? क्या सभी फैमिली में आते हैं क्या? इंटरेस्ट कितना है? रिडक्शन कितना मिलेगा? खत्म। नहीं बेकार कह दो कुछ भी, मतलब चलिए जैसा भी है। फ्रूट अलग आता है डाइट उसका, आज ये आएगा फ्रूट्स में। कई तो समझ ही नहीं आते, मुझे गूगल करने पड़ते हैं क्या भेजना है। हम तो जाते थे सुबह, मम्मी ठंडी रोटी दे देती थी, राबड़ी पी के चले गए स्कूल और आगे वापस, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हम तो बन गए सी, देखो हम भी तो पढ़ाई हमने भी तो की है। बस आजकल है बस सोच ले नहीं नहीं क्या है फालतू। चलो बढ़ते हैं। 80EE ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक डिडक्शन दिया 80EE के नाम से। थोड़ा समझना ध्यान से। 80EE का ये बातें 2016-17 की हैं बच्चों। 16-17 में गवर्नमेंट ने जितने भी लोग जो हाउसिंग लोन लेते हैं उसको एक बेनिफिट देने की कोशिश की। सोचिए बच्चों आपने हाउसिंग लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट आप पे करोगे उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर आपका जो प्रॉपर्टी है या तो वो LOP है या वो DLOP है तो कितना मर्जी इंटरेस्ट आप क्या कर सकते हो, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। 1 लाख 2 लाख 10 लाख कुछ भी है। पर यदि ये प्रॉपर्टी आपकी SOP है तो मैक्सिमम कितना 2 लाख इंटरेस्ट यहाँ से आप माइनस कर सकते हो। गवर्नमेंट ने बोला कि हम इसको नहीं छेड़ रहे, ये तो ऐसा ही है जैसे पहले चल रहा था। बट बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं 3 लाख का इंटरेस्ट पे करते हैं और प्रॉपर्टी क्या उसकी SOP है, तो उनको कितना बेनिफिट मिलता है, सिर्फ 2 लाख का। उनका 1 लाख लैप्स हो रहा था। और 3 लाख अमाउंट कोई बड़ा अमाउंट नहीं है बेटा, छोटा अमाउंट है 3 लाख का इंटरेस्ट का अमाउंट, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत इंटरेस्ट देना पड़ता है। अगर आपने मान लीजिए ना करते हुए आपने 30 लाख का लोन लिया है ना आपने, तो भी आपके 3 लाख से ज़्यादा इंटरेस्ट हो जाएगा साल का। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ठीक है एक बेनिफिट देते हैं कि जिन लोगों ने
16-17 ईयर के अंदर लोन सैंक्शन करवाया, सिर्फ 16-17 में, ना इससे पहले ना इसके बाद। इसी साल में अगर आपने क्या करवाया है, लोन का सैंक्शन करवाया है, डिबर्समेंट की बात नहीं कर रहा, सैंक्शन की बात कर रहा हूं। अगर आपका लोन सैंक्शन कब हो रहा है, 16-17 में, मतलब 1 16 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में, इसके बीच में अगर आपका लोन सैंक्शन हो रहा है तो हम आपको 50,000 का ओवर एंड अबव सेक्शन 24B, कौन सा था ये, था ना सेक्शन 24B, 50,000 का डिडक्शन और दे देंगे। सोचिए, मैंने 1 जुलाई 2016 से लोन लिया, मैंने लोन पर 3 लाख रुपए का पेमेंट किया, तो पहले क्या होगा, मेरा हाउस प्रॉपर्टी का 2 लाख का लॉस बन जाएगा, बन गया लॉस, जिसको मैं सैलरी से भी सेट ऑफ कर सकता हूं। अब जो बचा हुआ 1 लाख है, पहले तो पूरा खत्म हो रहा था, अब इसमें से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, 50,000 कहां ले जाना, आप डिडक्शन में आपको मिल जाएगा। पर ये सबके लिए नहीं था, गरीब लोगों के लिए भी था। 16-17 तो पीरियड है बच्चों, वो तो एक लिमिट का पीरियड है। गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई, जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हो ना, वो 50 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, और लोन आपका 35 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी 50 से ज्यादा है या लोन आपने 35 से ऊपर ले लिया है, तो फिर ये डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। 24B ये तो मिलेगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये 80 आपको नहीं मिलेगी। आई क्या बात समझ में? अगर आपके पास पहले से कोई प्रॉपर्टी है तो फिर भी आपको क्या नहीं मिलेगा, 80 नहीं मिलेगा। बड़ा बहुत सोते हो रहे आप यार। हाँ बिल्कुल, अब मैं सोचिए, मुझे सब दिखता है यहां पर। चलिए कोई बात नहीं, कैसे पढ़ाऊं मैं ताकि आप जागते रहो, बताओ ना, कुछ तरीका तो बताओ मुझे भी। ऐसा कुछ चुटकुले सुनाऊं आपको क्लास के अंदर, या कोई इधर उधर की बातें ज़्यादा करूं, स्टडी की बातें कम करूं, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे किताबों के अंदर। होता ना, कई टीचर करते हैं वो इधर उधर, मतलब मस्ती, मैं तो करता भी हूँ, कोशिश करता हूँ कि बच्चे का थोड़ा ध्यान बना रहे भाई। वो बिल्कुल ही एकदम इतना रूड भी नहीं है कि सिर्फ सेक्शन सेक्शन चले जा रहे हैं। थोड़ी बहुत अपनी पर्सनल बातें बताता हूँ कि कितना दुखी हूँ, मैं बताता रहता हूँ आपको। मैं नहीं बताता, बताता हूँ बेटा मैं। हाँ देखो, ये इनको पता है। पढ़िए 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 पढ़िए। बेटा देखो, जब भी मैं शादी में जाता हूँ ना, तो मैं खाना खाता हूँ भरपेट, और मेरा हमेशा असूल है, मैं दूल्हे का चेहरा जरूर देख के आता हूँ, और फिर हल्की सी स्माइल देके आ जाता हूँ मैं। मेरी भाई बोलती क्या हुआ, मैं क्या, कुछ नहीं, तू नहीं समझेगी बावड़ी, ये हमारा मैटर है। वो हंस रहा है, वो, मैं क्या ठीक है। एक दिन की नहीं, कुछ दिन होता है बेटा, कुछ दिन तक हंस जाता है। शादीशुदा हो तो ये क्यों बोल रहे हो इसको, ऐसे उंगली क्यों कर रहे हो इसकी तरफ? अच्छा मुझे लगा कि सर ये, मुझे लगा शादीशुदा होते हैं, कोई बच्चे हो जाते हैं बचपन में कईयों की शादी। और राजस्थान में तो अपने बहुत हैं, जैसलमेर साइड में, पाली साइड में आप देखोगे तो बहुत सारे छोटे 1-2 बच्चे आए भी थे यहाँ पर जिनकी पहले शादी हो चुकी थी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने पढ़ाए, अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाए, शादीशुदा थे वो। देखो इनके साथ पढ़े हुए हैं बच्चे शादीशुदा। अरे ये पढ़ो रहे तुम लोग, तुम थोड़ी शादीशुदा हो, तुम तो हंसो मुस्कुराओ। डिडक्शन फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर एक्विजिशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, एसएससी है, इंडिविजुअल। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा, मैक्सिमम 50। इसमें मैंने बता रखा है कि सर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 50 लाख है, अमाउंट ऑफ लोन 35 लाख, एसएससी के पास दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और यहाँ पर लिखना है यहाँ पर लोन सैंक्शन 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017। ये पीरियड लिख देना, यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 करके पीरियड लिख देना, कि जो लोन का सैंक्शन है कब तक होना चाहिए, 1/4/2016 से लेकर 31 मार्च 2017 ओनली। 17 है ये ओनली, मतलब
16-17 प्रीवियस ईयर में होना चाहिए सारा काम। अगर लोन इससे पहले लिया है तो भी नहीं मिलेगा डिडक्शन, इसके बाद लिया तो भी नहीं। इस पीरियड में अगर लोन सेंक्शन हो रहा है तभी डिडक्शन आपको ये मिलेगा। ये नोट क्या है समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो लोन सेंक्शन 16-17 और क्या लिखना है इसमें, लोन सेंक्शन 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017, लोन सेंक्शन 16-17। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE is over and above deduction on section 24B in respect of the loan borrowed for the acquisition of self-occupied house property। एक बात मैंने आपको पहले ही बोली थी और आज बोलता हूं कि आज के समय में अगर आप लोन लेकर प्रॉपर्टी बनाते हैं या एक्विजिशन करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होता है बच्चों। इनकम टैक्स के अंदर कुछ फ़ायदे दिख रहे हैं आपको। सबसे पहला सेक्शन 24B मिलेगा आपको और आपका हाउस प्रॉपर्टी लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और वो लॉस आपका सभी इनकम से एडजस्ट हो सकता है इंक्लूडिंग सैलरी। पहला फायदा। सर वो विनिंग फ्रॉम लॉटरी से होता नहीं बेटा, विनिंग फ्रॉम लॉटरी होती है क्या, होती है क्या? ये चांस की बात है, ये तो भगवान की देन है, किस्मत तो होती है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी कोई सर्टेन इनकम है क्या कि हाँ भाई आपका काम क्या मेरा विनिंग फ्रॉम लॉटरी का है? अरे भाई नहीं है, तो चांस की बात है। तो इसके अलावा जो है वो सब इसमें आ जाएगा। दूसरी बात कि जितना आपने इंटरेस्ट पे किया है अगर वो 50,000 से मतलब जो बच गया 50,000 कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। और प्रिंसिपल का अगर आपने पेमेंट किया उस पर ATC मिलेगा 1.5 लाख रुपए का। देखो ना 2 लाख कहाँ चला गया आपका। चलो इसको हम बाद में चर्चा करेंगे, पूरा थोड़ा बताऊंगा आपको। 10 लाख तक इनकम पे जीरो अप कर सकते हो टैक्स अगर आपने ये 4 बातें देखी हैं तो। पर देखिए इधर हो गया ये क्वेश्चन करके दिखाओ। 2,80,000 का इंटरेस्ट आपने पे किया है तो सबसे पहले कहां जाएगा वो बचा हुआ, कहां जाएगा? बेकार। बढ़े आगे। ये पर्टिकुलर ईयर में बेनिफिट देने के लिए स्कीम लेके आए थे गवर्नमेंट ताकि हाउसिंग लोन ले सके लोग। अरे गवर्नमेंट क्यों निकालती है स्कीम्स? अपने गरीबों के लिए तो निकलती है, मानता हूं मैं। उस पर्टिकुलर ईयर के अंदर गवर्नमेंट ने देखो, चलो यार थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, वैसे बता दूं आपको मैं। एक नहीं था, कौन से डाटे थे यार वो, 1/10/2014 में बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्ट होके आई थी। उनका जो भी इनका प्रोस्पेक्टस था, जिसको क्या बोलते हैं अपने मैनिफेस्टो जो बोलते हैं अपन, मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने लिखा हुआ था कि हम सबको क्या देंगे, मकान वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे। अब फिर 16-17 में क्या किया उन्होंने, स्कीम निकाली कि अगर आपने मकान लिया है तो हम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देंगे, कितने का, 50,000 रुपये का, सिर्फ इस ईयर के अंदर। फिर ये ईयर बीतने के बाद में कुछ लोगों ने मकान लिए, कुछ ने नहीं भी लिए, कोई नहीं ले पाया। लोगों ने फिर गवर्नमेंट की तरफ टकटकी बना के देखा कि सर कुछ और करो। फिर से इलेक्शन हुआ। कब इलेक्शन हुआ बच्चों? 2019-20 के अंदर। उस समय मोदी गवर्नमेंट ने फिर से बोला कि हम ये जो डिडक्शन थी 80EE वाली, इसको हम और बेहतरीन तरीके से लेके आ रहे हैं 80EE, मतलब एडवांस रूप में। अभी आपने क्या देखा था, लोन कब तक लेना है, 1/4/2016 से 31 मार्च 2017 के बीच लेना है। फिर गवर्नमेंट ने बोला कि 1/4/2019 से लेकर 31 मार्च 2022 के बीच जितना हमारा टेन्योर है, पूरे टेन्योर में लोन लीजिए आप। वहां लिमिट क्या थी, 50 लाख की प्रॉपर्टी है और 35 लाख का लोन। यहां लिमिट रखी गई 45 लाख रुपीज की। लोन भी इतना ही, प्रॉपर्टी भी इतनी, ठीक है। वहां क्या बोला गया, 50,000 क्या मिलेगा आपको डिडक्शन, यहां 1,50,000 का डिडक्शन। 1.5 लाख रुपए का फायदा करेंगे हम इंटरेस्ट के अंदर अगर आपने लिया है तो। ये बोलिए, आई बात समझ में आपको? ये बाकी कंडीशन सारी सेम टू सेम, और एंड अबव मिलेगा आपको। आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी आपके पास एक ही होनी चाहिए, बस देख लो। अब उसको देखने से पहले ना
पढ़ो आप पढ़ो। क्वेश्चन करेंगे अभी अपन। मेरे नोट्स में करना है, अपना अपडेट कर देता हूँ मैं भी। इसको 22 कर लो बेटा ये। स्कीम 21 की थी, पर गवर्नमेंट ने कोविड के चक्कर में चलते हुए इसको 22 तक पहुंचाया। फिर कोविड की वजह से इसको एक्सटेंड कर दिया था। कोविड में लोग कहाँ से प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बाहर निकलते छोटे पड़ रहे थे उनके। तो उन्होंने कहा गुरु जी कब, उन्होंने कहा चलो 1 साल बढ़ा दो। छोटे भी तो खाए हैं उन्होंने, डिडक्शन भी तो देनी चाहिए ना। एसएससी इंडिविजुअल है बच्चों। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना है? 1.5 लाख रुपए का। और नंबर सेक्शन 24B कंडीशन क्या है? 45 लाख और नो अदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए उसके पास। आई क्या बात समझ में? अब एक छोटा सा पॉइंट याद रखें आप। एक मिनट रुको, बताता हूं आपको मैं। मुझे पता है इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन बना सकता है, इसलिए मैं पहले ही इस पर नोट लिखवा देता हूँ। लिखो, एक पॉइंट और लिखना है यहाँ पर। नोट लिख देना है पर नोट। 80EA और 80EB दोनों के लिए नोट है ये। लोन फ्रॉम NBFC is not cover under section 80EEA और 80EE। अगर आपने NBFC से लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट पर आपको 80EE और 80EA नहीं मिलेगा। ठीक है, बाकी सबसे मिल जाएगा। बैंक से लीजिए आप, हाउसिंग फाइनेंस से लीजिए, सबसे मिलेगा। 80EE और 80EA किसके लिए नहीं है बच्चों? NBFC के लिए नहीं बना हुआ। बोलो, हटा दूं? लिख ले तूने, तू लेट लिखता है ना इसलिए। चलिए, जब तक आप एक क्वेश्चन भी करके दिखा दीजिए मुझे। वैसे तो क्वेश्चन कुछ दमदार है नहीं, फिर भी आप कोशिश कर सकते हैं। क्या लोन सैंक्शन सही हो गया क्या? तो 80EE मिलेगा इसको। तो फिर बताओ बताओ क्या ट्रीटमेंट होगा? $2,24,000 में चला जाएगा, बहुत बढ़िया। और 50,000 कहाँ चला जाएगा? लैप्स कितना होगा? 1,35 लैप्स भी हो जाएगा। 3,85,000 टोटल निकाला होगा आपने। 2 यहां चला गया, 50 यहां चला गया, बचा हुआ लैप्स हो गया। ठीक है, इसके बाद में अगला सेक्शन है बच्चों आपका 80EEB। देखिए, हमारे देश में एक समस्या है बच्चों पॉल्यूशन की, और उस समस्या को सोल्व किया जा सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के थ्रू। जो पॉल्यूशन है, उस पॉल्यूशन का बहुत बड़ा एक हिस्सा है जो मोटर व्हीकल्स की वजह से है। भाई इंडस्ट्रीज वजह वगैरह से होता है पॉल्यूशन, मानते हैं हम, पर इसका बहुत ज़्यादा व्हीकल की वजह से पॉल्यूशन बहुत हो रहा है। कितने सारे व्हीकल चलते हैं आजकल। पुराने ज़माने में साइकिलें चलती थी, आजकल तो दिखती ही नहीं साइकिलें, होती नहीं साइकिल कहीं, वो थोड़ी बहुत
बच्चे गली में चला लेते हैं, बाद में वो छोड़ाते हैं, बस इतना ही सही है। बाकी सभी सब बाइक पे, गाड़ियों पे, इस पे घूमते हैं। कितना पॉल्यूशन होता है रोज का। और इस पॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए दिल्ली सरकार तो बिल्कुल पागल हुई पड़ी है बेचारी। कभी OD1 डे लगा रही है, कभी पता नहीं क्या क्या कर रही है, क्योंकि बहुत पॉल्यूशन है भाई। अगर मान लो कोई पर्सन इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करेगा तो पॉल्यूशन तो नहीं होगा ना। आपको बता दूं मैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल आप में से अगर किसी ने परचेज किया तो उसका जो ROC के अंदर रजिस्ट्रेशन, ROC क्या, ये जो अपनी RC वगैरह जो बनवाते हो ना अपने आप, तो उसमें कोई पैसा भी नहीं लगता, फ्री के अंदर होता है रजिस्ट्रेशन उसका। RT ऑफिस के अंदर फ्री के अंदर है, कोई पैसा नहीं, चार्ज नहीं कर रहा। तो गवर्नमेंट बोल रही कि भाई साहब आप क्या करो, क्या करो, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करो। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करोगे तो हम आपको एक बेनिफिट देंगे। और बेनिफिट क्या देंगे? ATEEA का, ATEEB का, बी मतलब व्हीकल या बाइक, याद रख लो आप। कितना मिलेगा? 1,50,000 रुपये तक का। कितना मर्जी महंगा गाड़ी परचेज कीजिए आप, बाइक परचेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करना आपको, आपको 1.5 लाख तक का क्या मिलेगा? डिडक्शन मिलेगा। टाइम लिमिट वही है इसमें, 23 तक का टाइम लिमिट इसमें, ये साल भी चल रहा है इसके अंदर। 1/4/19 से लेकर 31 मार्च 2023 के बीच में अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज किया है तो आपको 1,50,000 की क्या मिलेगी? इंटरेस्ट जो आपने पे किया है। अगर लोन लेके परचेज किया है तो इंटरेस्ट पर आपको क्या मिलेगा? ATEB मिल जाएगा। लोन सैंक्शन इस पीरियड में हो जाना चाहिए। कब तक है यहाँ पर? 23 है बच्चों, ड्यूरिंग द ये प्रीवियस ईयर के एंड तक। पढ़िए, ATEB, इंटरेस्ट पेड फॉर लोन टेकन परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। SSC कौन होगा? अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना? कंडीशंस क्या है? इंटरेस्ट पेड करना आपको परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। लोन टेकन कब करना आपको? 2023 तक है बच्चों ये। SSC डज नॉट हैव एनी अदर इलेक्ट्रिक व्हीकल। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि आप अपने बिजनेस के लिए व्हीकल परचेज कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं है। पर्सनल परचेज करो तो भी मिलेगा। ये तो गवर्नमेंट बेनिफिट है ना, गवर्नमेंट को भी तो बेनिफिट है इसमें, और पॉल्यूशन कम होगा। और देखिए ना आज कितने इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं। अब ये तो पीरियड दिख रहा है आपको, इस पीरियड की वजह से तो आ रहे हैं इलेक्ट्रिक। और कहीं ना कहीं आना ही पड़ेगा आपको, दूसरी एनर्जी पे आना पड़ेगा। आप कितनी दिनों तक आप पेट्रोल पे डिपेंड रहेंगे? आपको कंजम्पशन आपका बहुत ज़्यादा है, पूरे वर्ल्ड में कंजम्पशन है इनका, और कितना पॉल्यूशन हो रहा है। तो अब ये दूसरे एनर्जी पे आ रहे हैं, अब ये इलेक्ट्रिक एनर्जी पे आ रहे हैं। और आने वाले समय में अब ये ज़माना यही है, आने वाले ज़माना यही है बच्चों। इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे, जितने भी ये इलेक्ट्रिक स्टेशन बन जाएंगे, गाड़ियाँ वगैरह जो है ना अपने पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवाते हैं, वैसे इलेक्ट्रिक चार्जर स्टेशन बन जाएंगे। गाड़ी वहाँ खड़ी करो, आधे घंटे में पूरी बैटरी चार्ज कर देंगे वो लोग। और वहाँ पर पूरा कैफेटेरिया होगा, आराम से अपना खाना पीना करना कीजिए, आप आराम कीजिए, जो भी करना है सब होगा। ऐसा चलना आने वाला टाइम है, आने वाला है अभी। अरे यार क्वेश्चन डबल टूट जाता है ना तो माथा खराब हो जाता है। डबल पेज पे लेंगे इसको। अब 2 पेज पे लेंगे तो वैसे खराब हो जाएगा ये। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा? तो आपके पास जो किताब है उसमें देखो बेटा। क्या कर सकता हूं मैं? करो क्वेश्चन करो। अभी करके दिखाएंगे सब बच्चे इस क्वेश्चन को। क्या करूं? अब थोड़ा सा देखिएगा मेरे वाले में तो, और थोड़े से में काम भी नहीं चलने वाला, क्योंकि जब तक ये ए पढ़ोगे तो पूरा पढ़ना पड़ेगा ये नीचे तक। चलो हम साथ पढ़ लेते हैं। The following are the particular relating to the Mr. A, Mr. B and Mr. C and Mr. D salaried individual. सबसे पहला मुझे बताओ बच्चों, लोन टेकन किया 43 का, मतलब ये 80EE के लिए भी ठीक है, 80EA के लिए भी ठीक है। लोन कहाँ से लिया है? HPC। एक मिनट रुकना, आपने नोट लिखा ना वहाँ पर, पहले वो लिख लो आप यहाँ पर।
80 के लिए लोन फ्रॉम NBFC इज इंक्लूडेड, यहां पर इंक्लूडेड बेटा, NBFC का लोन यहां इंक्लूडेड है। EB के लिए इंक्लूड हो जाएगा। करो क्वेश्चन करो, जिनके पास है तो हटा दूं इसको। देखो सबसे पहले केस में 43 है आपका, लोन लिया कब है, जैसे ही सैंक्शन का डेट आया, मतलब 80 से तो बाहर हो गया आप। अब 80 मिल सकता है क्या, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। डिबर्समेंट देखना ही नहीं है आपको, सैंक्शन देखना होता है। सैंक्शन देखिए, डिबर्समेंट मत देखिए आप। क्यों लिया लोन आपने, एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंस हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है उसकी, 45 लाख रुपए की, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 9%। कर दो सर, 43 मल्टीप्लाई 9%, 3 लाख। तो अब क्या करोगे आप, पहले तो कहाँ ले जाओगे, और बाकी बचा हुआ 1,50,000। अभी भी कुछ बच रहा है क्या, ओहो कितना बच गया, 37,000। ये क्या होगा, लैप्स। बी करो, अब बी करो जल्दी से। 45 लाख का है, पर देखो डिपॉजिट कहां से हो रहा है आपका, NBFC, बात ही खत्म हो गया। 45 लाख है डिपॉजिट NBFC, इस डेट सही है भाई, सैंक्शन का डेट सही है, डिबर्समेंट सही है, एक्विजिशन प्रॉपर्टी, और डबल नेक्टर हो रहा है। ये देखो ये भी गलत है, ये भी कितना चाहिए था, 45 लाख। इसका मतलब इसको डिडक्शन नहीं मिलेगा। पर मुझे बताइए बच्चों, 24B तो मिलेगा ना, 80A नहीं मिलेगा, पर 24B तो मिलेगा, 2 लाख का मिल जाएगा। अमाउंट मल्टीप्लाई कर लेना। तीसरा बताओ, डिपॉजिट कहाँ आपका, फिर से NBFC है भाई, फिर से नहीं मिलेगा, पर इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल जाएगा। NBFC यहाँ दिक्कत नहीं करता, दिक्कत सिर्फ यहीं करता है। तो बताओ कितना हो गया आपका, 1/4/2020। सब कुछ सही है बच्चों, 20 लाख का लोन लिया आपने, और व्हीकल का अमाउंट कितना भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ 10% कितना हो गया, 2,20,000। कितना रिडक्शन मिलेगा, 1,50,000। अगला बताइए, ₹15 लाख है, पब्लिक सेक्टर है, ये बैंक भी सही है। अच्छा सैंक्शन गलत हो गया, सैंक्शन कब हो रहा था, 1/4/19 से लेकर 31 मार्च 23 के बीच में। यहाँ सैंक्शन कब हो गया, 1 दिन पहले हो गया, 2 दिन पहले। क्या हो रहा था तेरे को, 2 दिन बाद करवा लेता, 80 मिल जाता नालायक। इसीलिए तो हमारे पास लोग आएंगे बच्चों, हम यही तो बताएंगे लोगों को। नील 2,20,000 क्यों होगा, 2 लाख ही होगा इंटरेस्ट थर्ड केस में। एक मिनट भाई, थर्ड केस की बात हो रही है क्या, 20। अरे लोन थोड़ी लिया बेटा, लोन तो ये है ना 20 लाख ऊपर, तो 20 लाख का 10% कितना हो गया। पर सोचिए क्या सोचना है, ठीक है बस 2 लाख 1.5 लाख का मिल जाएगा डिडक्शन, 1.5 का तो मिले डिडक्शन। तो मैंने कुछ पहले गलत बोल दिया शायद, मैंने वो 22 लाख पे देख के बोल दिया था। 22 लाख पे थोड़ी मिलेगा, 20 पे मिलेगा, लोन का अमाउंट 20 है भाई। तो भाई माफ कर दीजिए आप, मेरे मुंह से गलती से 2,20,000 निकल गया। बहुत बड़ा दिल है आपका, मंगल निश्चय मंगल। तो मंगल साहब आप माफ कर दीजिए, इस बार आगे से साफ गलती नहीं करूंगा मैं। अगर तूने कर दी गलती फिर तेरी मैं रील बना दूंगा। इधर देखो, नेक्स्ट पढ़ते हैं।
नेक्स्ट पढ़ने से पहले एक बार थोड़ा सा क्विक रिकैप करते हैं। बताओ पहला कौन सा था? ठीक है, अब मैं आपसे कुछ भी पूछूंगा, आप कुछ भी मत बताना, सही से बताना। मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। मुझे बताइए बच्चों, लिमिट की बात करते हैं। बताओ यहाँ लिमिट कितनी है? यहाँ लिमिट कितनी है? यहाँ कितनी है? यहाँ कितनी है? यहाँ पर नो लिमिट। यहाँ पर चलिए, अब मैं पूछूंगा कौन सी डिडक्शन किसके लिए है, ठीक है ना? मुझे बताओ ये किसके लिए है, ये किसके लिए है? डरावनी में, डरावनी तो डिपेंडेंट डिसेबल है भाई ये तो। अगर किसी डिपेंडेंट डिसेबल के आप दवा दारू कर रहे हैं, दवा दारू डीडी, दवा दारू, हाँ यही सही लगेगा तुम्हें? डिपेंडेंट डिसेबल सीधा सीधे की बात हो, वो नहीं समझ में आ रहा है इनको। सीधा समझाया, डिपेंडेंट डिसेबल डीडी नहीं, दवा दारू वाला सही है सर। घोर अन्याय है इसमें। कलयुग, कलयुग भाई कलयुग। ये किसके लिए है? हाउसिंग लोन के लिए। अगर आपने कब लिया है बेटा, पीरियड क्या है? ये किसके लिए है? मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ये क्या है? क्या है ये? स्पेसिफाइड डिजीज के लिए, डरावनी बीमारी। आई बात समझ में? याद हो रहा है बेटा? पूरा याद होगा, विद सेक्शन के साथ याद होंगे, जितने भी सेक्शन सब याद करवाऊंगा। मैंने सोचा देवरानी देवरानी पढ़ा मैंने, मैं डरावनी था, ऐसे लगा मुझे इस देवरानी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब, और एक काम करते हैं, पहले छोटा सेक्शन पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ मात्र 15 मिनट बचे हैं। देखिए इधर देखो सामने, ऐसे सेक्शन याद नहीं होंगे। सेक्शन पहले जब तक नहीं सुनोगे ना, क्योंकि नोट्स जरूर आपको 8 पेज के लग रहे होंगे, 10 पेज होंगे मुश्किल से, पर ये पूरा का पूरा कितने हैं? 9 पेज। थैंक यू, आपने बता दिया। पर सोचिए ये कितने पेजेस के बराबर है? 87 पेज के बराबर है, और इन पे भारी है बच्चों। वो चीज़ भी इसमें लिखी है, तो यहाँ पर नहीं लिखी हुई, तो इसलिए आपको इसको चित्र आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। आप दिखने में छुटकू लगता है पर ये असरदार है। हाँ, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये, इससे बाहर नहीं आने वाला कुछ भी, MCQ हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, इधर देखो, सबसे पहली बात है, आपने वो HRA पढ़ा था बेटा? HRA क्या था? HRA बहुत बढ़िया यार, कमाल है, मान गया यार आपको तो। हाउस रेंट अलाउंस होता है सर HRA। थैंक यू, मुझे पता ही नहीं था। मुझे बताइए बच्चों, एक एम्प्लॉयर जब अपने एम्प्लॉय को HRA देता है तो कितना एग्जम्पशन मिलता है? पहला एक्चुअल अमाउंट, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, तीसरा 40 या फिर 50% ऑफ सैलरी। 40% कब होता है? 50% कब होता है? याद आ गया आपको पुराना? जिनको याद नहीं आया उनको याद आ गया होगा। अगर एक एम्प्लॉय है जिसको HRA मिल रहा है, तो वो HRA का एक अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाता है, एक अमाउंट टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, पर ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं बेटा जिनको HRA नहीं मिलता। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका खुद का मकान नहीं होता किसी शहर में, फिर भी वो किराए पर रहकर अपना बिजनेस करते हैं। बहुत मिल जाएंगे आपको ऐसे बहुत सारे एम्प्लॉय जिनको HRA नहीं मिलता। ऐसे भी बहुत हैं जो बिजनेस कर रहे हैं अपना, पर उनका खुद का मकान नहीं है शहर के अंदर, और वो किराए पर रहकर बिजनेस कर रहे हैं अपना। ऐसे लोग किराए ये भी तो पे कर रहे हैं। अरे जब HRA वाला, जब एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दिया, तब तो आपने दिल बड़ा करके बोला ठीक है माफ़ कर दो। पर एक बात बताओ, जिन लोगों को HRA नहीं मिल रहा वो भी तो रेंट पे कर रहे हैं बेचारे, उनके लिए भी तो सरकार को कुछ करना चाहिए ना। सरकार ने कहा ठीक है हम करते हैं। सरकार ने फिर एक एग्जम्पशन दिया, सॉरी डिडक्शन दिया 80GG के अंदर। सरकार कहती है कि भाई साहब कि अगर आपने कोई भी रेंट का अमाउंट पे किया है और आपको HRA नहीं मिल रहा, क्योंकि HRA मिल रहा है तो आप सेक्शन 1030A में चले जाओगे, वहाँ पर एग्जम्पशन ले लोगे आप। HRA नहीं मिल रहा है आपको और आपने रेंट का अमाउंट पे किया है,
तो जितना रेंट आपने पे किया उसमें से हम डिडक्शंस माइनस कर देंगे। यहाँ पर मिनिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, जो भी रेंट अमाउंट है वो पूरा मिलेगा। नंबर दूसरा बताओ मुझे, एचआरए में क्या था, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और वहाँ कितना था 40% और 50% ऑफ सैलरी। यहाँ क्या कर दिया बच्चों, रेंट पेड तो वही रखा है, 10% ऑफ सैलरी की जगह एडजस्टेड जीटीआई कर दिया, जो भी आपकी एडजस्टेड जीटीआई है, और 40-50 की जगह कितना कर दिया 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। अब इन तीनों में जो सबसे कम होगा उतना आपको 80GG मिल जाएगा। आई बात समझ में? फिर समझिए, 80GG किसको मिलेगा, जिसके पास अपना खुद का मकान नहीं है किसी शहर में और वो रेंट पे कर रहा है और उसे एचआरए नहीं मिल रहा, तो 80GG मिलेगा उसे। कितना मिलेगा, रेंट पे जो उसने किया है, फिर 10% सॉरी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई और 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। इनमें जो सबसे कम होगा उतना डिडक्शन उसको मिल जाएगा। 80GG, जीजी मतलब घर घर, घर घर का खेल हो रहा है बेटा, घर घर, घर ही तो नहीं है इसलिए रेंट पे हो रहा है, ठीक है। तो जीजी मतलब क्या हो गया, घर घर। कहाँ गए जीजी, लिखा भी हुआ जीजी पर, ठीक है। 80GG घर घर। डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट पेड, एसएससी कौन होगा बच्चों, इंडिविजुअल। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिलेगा 5000, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, एक्चुअल रेंट पेड माइनस कितना 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। कंडीशन क्या, आपके पास एचआरए नहीं मिलना चाहिए आपको, आपके पास खुद का मकान नहीं होना चाहिए, जहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं आपके नाम से, अपने बच्चों के नाम से, अपने वाइफ के नाम से नहीं होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने वाइफ के नाम से मकान लेते हैं, कहते हैं मेरा नहीं है वाइफ का है, रेंट पे कर रहा हूँ वाइफ को। रेंट, वाइफ को कौन रेंट पे करता है भाई, नॉर्मली तो नहीं होता, मैं तो नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब थर्ड में क्या लिखा आपको, 24B क्लेम नहीं करोगे आप, क्योंकि 24B क्लेम करने का मतलब क्या हुआ, आपने कोई ना कोई हाउस प्रॉपर्टी का डिडक्शन ले रहे हो आप, तो ये क्लेम नहीं करोगे तो आपको 80GG मिलेगा। अब कहानी तो सिंपल सी है, 5000 रुपये पर मंथ, ये मैंने शायद एक्चुअल बोल दिया मैंने, ये 5000 रुपीज़ पर मंथ है बच्चों, ठीक है ना। लिमिट मैंने पढ़ाई तो मैंने शायद एक्चुअल अमाउंट बोल दिया, 5000 रुपीज़ पर मंथ है, 25% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई और एक्चुअल रेंट माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। अभी एडजस्टेड जीटीआई क्या होती है सर, एडजस्टेड जीटीआई क्या होगा, तो गवर्नमेंट बोले देखिए जो भी आपकी जीटीआई है ना, जो भी जीटीआई है उसमें से आप एक तो अंडर सेक्शन 112, 112A और 111A इनको माइनस कर देना। याद रखना 115B भी लॉटरी वाला माइनस करने के लिए नहीं बोल रहा, अगर ये इसमें शामिल है जीटीआई में तो ये माइनस कर देना। माइनस करने के बाद जो आएगा उसमें से माइनस करना 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शंस अगर आपको मिली हुई है, 80C से 80U तक की, किसको छोड़ते हुए, एक्सेप्ट 80GG। क्यों सर, क्योंकि 80GG तो निकालनी है आपको। अब ये माइनस अगर आपने कर दी तो जो बचेगा उसे नाम क्या दिया गया, एडजस्टेड जीटीआई। इसका 10% या फिर इसका 25% करना है। फॉर एग्जाम्पल आपकी जीटीआई मान लीजिए है सर 10 लाख रुपए की, इसके अंदर अंडर सेक्शन 112 है 2 लाख रुपए का और 115BB है 1 लाख रुपए का। आपके पास 80D है बच्चों 75,000 की। अब आपसे पूछ रहा हूं, बताइए आपने जो रेंट पे किया है, रेंट पेड किया बच्चों 6000 रुपये पर मंथ, बताओ आपका 80GG कितना होगा, हो जाओ स्टार्ट। सबसे पहला सर 5000 मल्टीप्लाई 12 कितना हो गया 60,000। दूसरा है रेंट पेड कितना किया आपने 96,000। रुको एक मिनट, ओ गलती कर दी, कोई बात नहीं, बताओ दूसरा बताओ, रेंट पेड माइनस एडजस्टेड जीटीआई कितना निकल रहा है दोस्तों, 7,25,000 निकला आपका। क्या, क्योंकि 10 में से ये माइनस होगा, ये माइनस नहीं होगा, 8 बच गया, 8 में 75 माइनस कर दिया, 7,25,000। अब 7,25 का 10% कितना हुआ 72,500। 6,000 रेंट पे किया आपने, मल्टीप्लाई 12 माइनस 72,500 कितना आया भाई,
सिर्फ 500 आ रहा है, वो भी नेगेटिव में आ रहा है। ओहो लास्ट में कितना आएगा? 25% ऑफ, तो जीरो क्या हो गया? अब डिडक्शन कितना मिलेगा? जीरो। एक काम करो, उसको 16,000 करो, अब डिडक्शन आएगा। इससे बढ़िया बताऊं कि एक काम करो आप, नहीं रुको मैं बताता हूं आपको, सबसे बढ़िया काम करो आप, ये क्वेश्चन करके दिखा दो। साठ हजार पूरा आंसर ही निकाल दिया। 80 डबल जी 60,000 मिलेगा। बड़ी जल्दी निकाल दिया यार 60,000। हाँ ठीक है बेटा, सुन गया। कुछ नया तो बताओ, ये तो पुराना हो गया, ये तो बासी हो गया 60,000। आपका भी नहीं आया बेटा रिया? क्या आया है? ये भी वही है, हमारा भी 60,000 ही है, देखो आंसर। ठीक है, तो चले बच्चों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। वहां पर आप 5 प्रेस कर दीजिए।